हाँ साहब, तो ये देखते हैं फटाफट से, हमारे ये क्वेश्चन आ गए थे तो फटाफट से पहले इन लोगों को देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम आज के टॉपिक से प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो मज़ा आएगा। आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, मज़ा आएगा। फिर पिछली क्लास तो अलग ही लेवल की थी, पर वो काफ़ी एडवांस लेवल क्लास हो गई थी जिन लोगों का थोड़ा विजुअलाइजेशन में दिक्कत है। खैर, ये क्वेश्चन समझते हो, इस क्वेश्चन को करना आना चाहिए, चाहे समझ में आए ना आए, ठीक है ना, मतलब अगर IIT कर रहे हो तो है ना, ऑब्वियस सी बात है। चलो पहले समझते हैं क्या करना क्या होता है। उसने बोला ये तुम्हारे सामने इक्वेशन है और बोला है ये सेटिस्फाई कर रहा है रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई को। जब वो ये बोलते हैं ना रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, तो उसको सुनते एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, वो अभी तुम्हें बताता हूँ क्या। तो तुम्हें प्रूव करना है कि एक्स यहाँ से यहाँ तक होगा और वाई जो है यहाँ से यहाँ तक होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे मैं दो तरीके से इसको लिख सकता हूँ। कैसे, तुम्हें समझ में आ गया होगा। एक बार मैं ले रहा हूँ वाई को कांस्टेंट और एक बार मैं ले रहा हूँ एक्स को कांस्टेंट। ठीक है, अगर मैं वाई को कांस्टेंट ले रहा हूँ तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 16y स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ये मेरा एक तरीके से इक्वल टू 0। ठीक है, और जब मैं तुमने x कांस्टेंट ले लिया तो क्या बनेगा, तो बनेगा 16y स्क्वायर प्लस, बस यही बनेगा 16y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये तुम्हारी दो क्वाड्रेटिक बन गए अलग अलग। ठीक है, अब उसने बोला है कि ये जो चीज़ है, ये जो तुम्हारे सामने दिख रही है, ये x बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब कहने का मतलब ये है कि रियल वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगा, जो भी इसके रूट्स होंगे बेसिकली वो रियल होंगे। मतलब क्या हो गया कि डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो मतलब होता है रियल से, तो इसका भी डिस्क्रिमिनेंट जब तुम निकालोगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, और जब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसका डी निकालते हैं फिर। ठीक है, तो डी निकालते हैं। डी कैसे निकालोगे, तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 16y स्क्वायर राइट प्लस 16y स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका डी निकालते हैं, तो डी क्या आएगा, इसका डी हो जाएगा तुम्हारा -3 का स्क्वायर। ठीक है, -3 का स्क्वायर और 4 इंटू ए सी, ए तो कुछ है नहीं यहाँ पे, सी है तो हो जाएगा 16y स्क्वायर प्लस 2, 16y स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, चलो बढ़िया। तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। ठीक है, तो 9 को उधर ले जा रहे हैं तो 9/4 ऐसे करते करते करेंगे एक बार इसको, तो ये आ जाएगा 64 का y स्क्वायर। ठीक है, फिर ये 8 है तो 9 - 8 1 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा इस टाइप से। ठीक, बढ़िया। अच्छा, तो 1 को इधर ही ले आते हैं फिर से, तो 64y स्क्वायर माइनस 1 इस टाइप से, तो इसको लिख सकते हैं 8y माइनस 1, सिंपल a माइनस बी इंटू ए प्लस बी राइट, तो 8y प्लस 1। ठीक है, और ट्रिक से अब मैं क्या बोलूँगा, अब मैं ट्रिक से सीधे बोलूँगा कि y जो होगा वो घिरा हुआ होगा। कैसे घिरा हुआ होगा, इस टाइप से घिरा हुआ होगा, -1/8 से 1/8 के बीच में होगा। ठीक है, और यही मेरे को प्रूव करना था कि y की वैल्यू ये होनी चाहिए। कहाँ गया ये। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। अच्छा, अब इसके लिए भी ये करते हैं, तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अब इसका फटाफट से डी निकालते हैं। तो इसका डी क्या आएगा, इसका डी आएगा, तो इसमें बी तो है ही नहीं देखा जाए तो, क्योंकि इसमें वाई नहीं है, इसमें वाई तो है ही नहीं, इसमें तो सिर्फ वाई का स्क्वायर है, तो बी तो होगा ही नहीं, इसमें बी तो 0 है। तो इसका क्या डिस्क्रिमिनेंट आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac राइट, तो बी तो हट गया, -4ac। ए क्या है 16 है, सी क्या है यहाँ पर, सी हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, और इस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि बेसिकली क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये 4 और 16 तो उसको मैं उधर भेज दूंगा 0 के पास। ठीक है, और नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये इस टाइप से बन जाएगा तुम्हारे पास। अब इसको सॉल्व कर लो, तो जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ऐसे आ जाएगा 1 से 2 के बीच में। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ट्राई करके देखो अपने आप, है ना। क्वेश्चन नंबर जो ये 2 है तुम्हारे हाथ में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इसको ट्राई करो। तो इस क्वेश्चन में मैं बोल रखा है, ये क्वाड्रेटिक दे रखी है तुमको, जिसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो टी है और एक एक्स है, और जिस तरीके से उसने मुझे दे रखी है उन्हें साफ साफ दिख रहा है कि उसने यहाँ पर एक्स को कांस्टेंट मान लिया है, उसने यहाँ पर एक्स को कांस्टेंट मान लिया है। क्यों, क्योंकि टी स्क्वायर पहले दे रखा है, फिर टी का टर्म दे रखा है, और बाकी ये क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़िया। अब उसने बोल रखा है अगर मैं इसको एज क्वाड्रेटिक ट्रीट करूँ, तो अब उसने बोला है मुझसे कि एक रूट जो है वो दूसरे रूट का 3 टाइम्स है, यानी अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा 3 अल्फा। ठीक है, मैंने बोला था कि पूरा का पूरा जो तुम क्वाड्रेटिक में एनालिसिस करते हो ना, वो पूरा का पूरा वैलिड होता है इसमें भी। ठीक है, तो तुम बिल्कुल एज अ सिंपल क्वेश्चन को कंसिडर करो। तो क्या करते हो तुम, अगर ऐसा केस होता तुम वही सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट से करते इसको, तो अल्फा प्लस 3 अल्फा क्या हो जाएगा 4x। ठीक है, ये रहा 4x है ना, बी जो है वो तो ये हो जाएगा -b/2 के हिसाब से, -b/a के हिसाब से। अच्छा, और अगर इसका मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूं, यानी अल्फा इंटू 3 अल्फा, यानी कि 3 अल्फा का स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा c/a। तो c क्या है यहाँ पर, c है x प्लस fx, और a तो 1 है, कोई जरूरत ही नहीं है उसको लिखने की। तो इतना तो हमारा हो गया। अब क्या करें, अब उसने मुझसे पूछा क्या, उसने बोला मिनिमम वैल्यू ऑफ fx। चलो वो तो सही है, पर fx लाएं कहाँ से, तो ये हमारे को क्या दिख रहा है, मेरे को ये समझ में आ रहा है। अच्छा, यहाँ से इसको तो यूज़ ही नहीं किया, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 4 अल्फा इक्वल्स टू 4x, यानी कि अल्फा इक्वल्स टू x, अल्फा इक्वल्स टू x। तो यहाँ पे x डाल दे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस fx। तो fx की वैल्यू क्या आ गई, fx आ गया तुम्हारे पास 3x स्क्वायर माइनस x।
ठीक है। अब जरा इसकी मिनिमम वैल्यू निकाली ना तुमको, तो यार ये तो सिंपल सा क्वाड्रेटिक है, 3x² - x, दिस इज जस्ट अ क्वाड्रेटिक। इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, इसका वर्टेक्स निकाल लो सिंपल सा। तो वर्टेक्स निकालते क्या आएगा, 6x - 1 = 0, तो x = 1/6, ठीक है। वो इसके अंदर डाल दो तो तुम्हें इसकी मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर डाल देंगे तो क्या आएगा, 3 × 1/6 का होल स्क्वायर माइनस 1/6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/36, 1/36 यानी कि 1/12, तो 1/12 माइनस 1/6, इसका आंसर आएगा -1/12, दिस इज द आंसर। फिर बोला ना मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो इसका आंसर आ जाएगा -1/12, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, अगर तुमसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा तो छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है, ऐसे इतने कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास, उसने क्या दे रखा है इसमें, उसने बोला है इक्वेशन तुम्हारे को दे रखी है और बोला है इसके अनइक्वल रूट्स हैं। मैंने कहा ठीक है बढ़िया है, अनइक्वल रूट्स हैं इसके, अगर इसके अनइक्वल रूट्स हैं तो वो बात तो सब सही है। और बोला है a बिलोंग्स टू r है, तो यार अनइक्वल रूट्स हैं। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और दे रखी होती है ज़्यादातर केसेस में कि ये रियल वैल्यूज़ के लिए ही हो रहा है, ठीक है ना, कि इसके रियल वैल्यूज़ होंगी। तो रियल वैल्यूज़ देखते मेरे दिमाग में आता है कि d जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, पर यहाँ पे उसने बोलेगा अनइक्वल रूट्स, यानी कि d जो है वो 0 हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, d इज ग्रेटर देन 0। अच्छा अब d इज ग्रेटर देन 0 तो इसका d निकालो। d कैसे निकालोगे, इसका स्क्वायर, ठीक है, तो आ जाएगा 4a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, 4a + b का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a - b - 8, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0, बिल्कुल ये आएगा, ये आने वाला है। अच्छा ठीक है, अब क्या करें, अब इसको थोड़ा बहुत अगर रीअरेंज कर लें, अगर इसको थोड़ा बहुत रीअरेंज कर लें तो पूरी हिसाब से बन जाएगा समथिंग लाइक 4a² + 4b², पूरा सॉल्व कर लेते हो तुम्हारे लिए। तो a + b क्या हो जाता है 2ab, तो ये हो जाएगा 8ab, ठीक है, और फिर ये हो जाएगा -4a - 4b माइनस 4 8 36 32 इज ग्रेटर देन 0। चलो ठीक है, अब क्या करें, चलो तो समझ में आ गया। मुझे दिख रहा है इसमें से 4 कॉमन लिया जा सकता है, अगर 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा a² + b² + 2ab + 2ab - a - b, एक सेकंड यहाँ पे -4b, अच्छा माइनस करके प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, तो +b + 8 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब तुम्हें नहीं लग रहा है ये कुछ अलग सी चीज़ लग रही है, ये लग नहीं रहा तुमको ये a और b, मतलब क्या हो गया ये, अगर इसका ग्राफ बनाने बैठोगे ना तो इसका ग्राफ 3D बनेगा, 3D ग्राफ बनेगा, 3D ग्राफ, ठीक है। वो तो हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, अब मैं वो सब चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अब तुम अपने चैप्टर पर वापस आ गए हैं, तो फिलहाल अब ये जो है ग्रेटर देन 0, तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए मुझे। उसने बोला है a बिलोंग्स टू r, उसने b के बारे में कुछ भी नहीं बोला, उसने बोला a बिलोंग्स टू r। तो अगर a बिलोंग्स टू r है, अगर a बिलोंग्स टू r है, व्हाट डज दैट मीन, कि अगर मैं बोलूँ, अगर मैं इसमें b को कांस्टेंट मान लूँ, अगर मैं इसमें b को कांस्टेंट मान लूँ, तुम बोलोगे b को ही क्यों कांस्टेंट मानो, a को कांस्टेंट मान लो तुम। तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि उसने मुझे क्वेश्चन में देखा है कि a बिलोंग्स टू r है, तो अगर a बिलोंग्स टू r है तो मैं पूछता हूँ d जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। किसके लिए होगा, लेकिन ये कौन सी क्वाड्रेटिक के लिए होगा कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, फॉर द क्वाड्रेटिक इन a। जो a के लिए जब तुम क्वाड्रेटिक बनाओगे क्या बनेगी, एक क्वाड्रेटिक ऐसे बनेगी, a² + 2b - 1 * a, ठीक है, ये a² आ गया, यहाँ से ये आ गया, और फिर प्लस b² + b + 8 इज ग्रेटर देन 0। तो ये जो क्वाड्रेटिक बनी है ना, ये a के अंदर बनी है। अभी अगर इसका b की तरह तुम्हें बनानी होती तो तुम क्या बनाते, तो तुम बनाते ये b² + 2a + 1b, कहाँ से ला रहा हूँ मैं, ये आ गया b², ये आ गया 2ab, और ये वाला मिलके जुड़ गया ये। अच्छा, और जो बच गया वो इसको इधर लिख दो, तो a² - a + 8, ठीक है। अब फर्क क्या है, इसके लिए अगर तुम्हें लिखना है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो उसके लिए तुम्हें ये बात पक्का होना चाहिए कि b बिलोंग्स टू r है, पर हमें कहीं क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं दे रखा है। अगर तुम्हें इसके लिए लिखना है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा क्या, कि b बिलोंग्स टू a बिलोंग्स टू r, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, पर हमें तो a बिलोंग्स टू r दे रखा है, हमें ये थोड़ा दे रखा है, इसलिए मैंने बोला कि इसको हम नहीं बोलेंगे, हम इस वाली कंडीशन को मान के चलेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से अपने क्वेश्चन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो कैसे करें इसको फिर, तो हमें एक चीज़ समझ में आ रही है, जो उसने मुझसे क्वेश्चन में बोला उसको समझते हैं पहले। देखो उसने क्या बोला है, इधर नीचे आ जा जरा। हमारे पास क्या बन गया था, हमारे पास बन गया था a² + a × 2b - 1 × 2b - 1 + b² + b + 8 इज ग्रेटर देन 0। अब तुम्हें दिख नहीं रहा, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि यार ये पूरी क्वाड्रेटिक जो है ये तो पूरी पॉजिटिव है, और ऐसा हम लोगों ने अभी भी पढ़ा है, वो साइन ऑफ क्वाड्रेटिक में क्या पढ़ा है कि अगर पूरी एक क्वाड्रेटिक जो है, अगर पूरी एक जो क्वाड्रेटिक है, अगर एक पूरी क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 है, तो तुम इसको कैसे प्रूफ करते हो। हम बोलते हैं यार इसका जो a है, a मतलब वो वाला है जो जैसे होता है ना x² ax² + bx + c, तो उसमें जो a होता है ये, तो उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो एक तो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो d है डिस्क्रिमिनेंट, वो लेस देन 0 होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ तभी हम ये बोल पाते हैं कि ये जो बंदा है हमारे पास ax² + bx + c, ये हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पे मैं कैसे बोलूँ, यहाँ पे मैं क्या करूँ, क्या मतलब क्या करें, तो यहाँ पे तो हमें एक तरीके से ये प्रूव करना पड़ेगा कि d इज लेस देन 0,
पर हम ये प्रूव कैसे कर सकते हैं, सोचते हैं ज़रा इस चीज़ को। तो अगर इसका डी लेस देन 0 होना चाहिए तो क्या बोलेंगे इसके लिए, इसका डी क्या बनेगा, इसका डी बनेगा 2b माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 1 b स्क्वायर प्लस b प्लस 3 लेस देन 0। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा तुम्हारे पास 4b स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4b माइनस 4b माइनस 4b स्क्वायर माइनस 4b माइनस 30 ये बन जाएगा। b जो है वो ग्रेटर देन माइनस 31/8 होना चाहिए, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो मैं इस क्वेश्चन में एक्चुअल में मतलब b की रेंज निकालनी थी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें उसने बोला है ये क्वाड्रेटिक दे रखी है, बोला इसके फिर से वही a कॉमा b जो है वो बिलोंग्स टू r है, और बोला है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a। तुम्हें a की वैल्यूज बतानी है फॉर विच द इक्वेशन हैज अनइक्वल रूट्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ b। तो ये वही क्वेश्चन हो गया जो ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर बस ऊपर उल्टा लिखा हुआ है, तो ऊपर लिखा था कि अनइक्वल रूट होने चाहिए फॉर वैल्यूज ऑफ a, यानी कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ b। तो अब तुम किसमें वो बनाओगे, अब तुम किस में बनाओगे अपनी जो इक्वेशन होगी तुम्हारी, अब तुम बनाओगे b के टर्म्स में। तो पहले तो इसका वो निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4 1 माइनस a माइनस b शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं लगाएंगे, सिर्फ ग्रेटर लगाएंगे, तो ग्रेटर देन 0। फिर यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4 प्लस 4a प्लस 4b इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब मैं क्या बनाऊंगा, अब मैं तुम्हें b स्क्वायर में बनाऊंगा, मैं b के अंदर तुम्हारी इक्वेशन बनाऊंगा क्योंकि उसने बोला फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ b। तो b स्क्वायर माइनस अगर मैं बाहर ले लिया तो ये बन जाएगा 2a माइनस 4b। ठीक है, फिर ये बन गया, ये बन गया हमारे पास a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब अगर इसको ग्रेटर देन 0 होना है, इसका एक ही तरीका है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 होना पड़ेगा। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालोगे, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा 2a माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4 शुड बी लेस देन 0। ठीक है, अब इससे क्या समझ सकते हैं, इससे बन जाएगा 2a माइनस 4 का होल स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 16 माइनस हो जाएगा 16a, यहाँ हो जाएगा माइनस 4a स्क्वायर, ये हो गया माइनस 16a प्लस 16 इज लेस देन 0। तो 4a स्क्वायर तो कट गया, 16 प्लस 16 इज 32 माइनस 32a इज लेस देन 0। तो इससे क्या आंसर आ रहा है, इससे तो ये आंसर आ रहा है a इज ग्रेटर देन 1, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। सही है। अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो कोई ऐसी कोई जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन में आएंगे, कुछ इक्वेशंस देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसका टॉपिक का नाम है सम स्पेशल इक्वेशंस टाइप्स। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है कि समझ में नहीं आ रहा कैसे होंगे, अगर पेपर में आ जाएंगे हमसे, तो पेपर में आ चुके हैं एक्चुअली, इसलिए टाइप बनाई हुई है ये। तो सबसे पहली होती है रेसिप्रोकल इक्वेशन। ठीक है, तो इसको सीधे समझते हैं, है ना, ये बकवास नहीं करते हैं। तो देखो, तुम्हें इतना समझ में आना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। कैसे लिखा मैंने ये, तो करके देख लो यार क्या है इसमें। वैसे तुम्हें आना चाहिए x प्लस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स x इंटू 1/x इंटू 1/x। तो x कट गया और ये क्या हो गया 1, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया, ये सब मिला करके कितना हो गया 2 हो गया। अब तुमने कर दिया -2, तो यहाँ पे -2 भी लगा दो। ठीक है ना, यहाँ पे -2 लगा दिया तो 2 से 2 कट गया, क्या बच गया, ये बच गया तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, राइट। तो अब ये जो नीचे वाला है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, वो भी सिमिलर तरीके से तुम प्रूव कर सकते हो। ठीक है, क्या करोगे तुम, इसको खोल कर लिखना, तो ये आ जाएगा जो लिखा हुआ है। चलो ठीक है, तो हमें इतनी बात समझ में आ रही है। अब तुम मान लो किसी ने बोल दिया तुमसे कि ये लिखा है 2x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 11 प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल 0, इसको सॉल्व करो। और तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, तुम कहोगे यार ये 4 का तो कोई नाता नहीं है। तो कोई बोलेगा हिट एंड ट्रायल, यानी एक्स इक्वल्स टू 1 डाल के देख ले, 2 डाल के देख ले। तो देखो वो तरीका तो है ही कि एक्स इक्वल्स टू क्या नाम है 1 डाल के देख ले, है ना, +-1 या +-2 या +-3, या फिर मे बी 1/2 डाल दिया या 0 डाल के देख लिया। तो ये सब तरीके तो हैं ही, लेकिन ये बहुत लंबा तरीका है। तो ये ज़्यादातर केसेस में तो ये यूज़ होगा, पर ऐसी कुछ एक पर्टिकुलर टाइप है जिसको हम बोल रहे हैं ना यहाँ पे रेसिप्रोकल इक्वेशन, तो वो इस टाइप की इक्वेशन होती है। तो पहले एक बार ट्राई करते हैं क्या हो रहा है। तो इसको मैंने डिवाइड किया एक्स स्क्वायर से, क्यों करा, क्या करा भी समझते हैं। तो जब तुमने इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो 2x की पावर 4 क्या बन जाएगा। देखो तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास है 2x की पावर 4 है। ठीक है, इस 2 को मैं इधर लेकर आ रहा हूँ, तो यहाँ गया 2। फिर तुम्हारे पास है एक्स क्यूब, क्या है तुम्हारे पास एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब के साथ मैं ला रहा हूँ एक्स को। ठीक है, फिर तुम्हारे पास क्या है -11x स्क्वायर, यही तो है। अच्छा,
बढ़िया। अब तुमने जब इसको डिवाइड किया ना एक्स स्क्वायर से तुमने डिवाइड कर दिया तो 2x की पावर 4 क्या बन जाएगा, 2x² बन जाएगा ये तो। अच्छा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। और x³ क्या बन जाएगा, x बन जाएगा ये तो। अच्छा x क्या बन जाएगा, तो x बन जाएगा 1/x। अब यार x² से डिवाइड कर रहा है ना तू, और यहाँ तो x² क्या बन जाएगा, तो इतना बचेगा तुम्हारे पास। अब इसमें से तुम 2 कॉमन ले सकते हो, तो क्या बन जाएगा ये 2, ये तो बन जाएगा 2x² प्लस 1/x² प्लस x प्लस 1/x माइनस 11। अब मेरे को ये बात पता है कि मेरे को क्या पता है, मेरे को ये बात पता है कि x² प्लस 1/x² जो होता है, x² ये रहा है ना, x² प्लस 1/x² जो होता है वो तो इसके बराबर होता है ना, ये जो है वो इसके बराबर होता है। तो क्या मतलब हो गया, अब मैं इसको डाल दूंगा इसके अंदर। मैंने क्या करा, मैंने इस पूरे को मानो मैंने z मान लिया। क्या कर लिया, z मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर तुमने पूरे को z मान लिया तो ये क्या लिखा हुआ है फिर, ये लिखा हुआ है z का स्क्वायर माइनस 2। आई होप से समझ में आ गया वो, कितना समझाऊँ तुम्हें, ये लिखा हुआ है साफ साफ। इसको तुमने z मान लिया तो z स्क्वायर माइनस 2। तो अब मैंने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये तो सिंपल सी क्वाड्रेटिक बन गई तुम्हारी अब, है ना। अब इसके तुमने रूट्स निकाले, जब तुमने इसके रूट्स निकाले सिंपल सीधा फॉर्मूला लगा दो या फैक्टराइजेशन लगा दोगे तो तुम्हारे पास ये रूट्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, ये z इक्वल्स टू -3 या फिर 5/2। जब तुमने z इक्वल्स टू -3 लिया यानी कि तुमने x प्लस 1/x को -3 बोल दिया, और जब तुमने उसको 5/2 बोला तो तुमने इसको 5/2 बोला है, ठीक है। तो पहले इस वाले को सॉल्व करते हैं। तो जब इसको किया तो मैंने कुछ नहीं किया, एलसीएम ले लिया, ठीक है। एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, ये आएगा x² प्लस 1 इक्वल्स टू -3x, उसको इधर ले गए और फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूले से मेरे को ये 2 रूट्स मिल गए इसके, ठीक है। अब इधर देखो, इधर भी तुम्हारे पास एक तरीका तो वही है कि एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा x² प्लस 1 इक्वल्स टू 5/2x, ठीक है। तो उसको इधर ले जाकर के क्वाड्रेटिक बना लेना, तो तुम्हारे पास ये आंसर आ जाएगा। एक तरीका है तुम थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन से करो यार। ऑब्जर्वेशन देखो 5/2 क्या होता है एक्चुअल में, 5/2 होता ही क्या है, 2.5 होता है एक्चुअल में। 2.5 यानी कि 2 प्लस 0.5, ठीक है। तो 2 प्लस 0.5 क्या होता है 1/2, ठीक है। मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ लॉजिकल कैसे सोचोगे। तो 5/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस 1/2। तो बस ये करा मैंने 5/2 को ये लिख लिया 2 प्लस 1/2। अब x को कंपेयर कर लिया सीधे सीधे, तो x इक्वल टू 2 हो गया, और 1/x जो है वो 1/2 के बराबर हो जाएगा, यानी कि x यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। अब तुम सोचोगे यार इसका ऐसे क्यों करा, मैं कह रहा हूँ अच्छा यहाँ पे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब कोई सोचेगा इसको 1/2 ले लो, तुम x को इससे भी तो कंपेयर कर सकते थे 1/2 से। तो अगर तुम x को 1/2 ले लोगे तो 1/x क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब भी ये सही है, तो इसके 2 रूट्स क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा 2 और दूसरा क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये बात तुम्हें समझ में आ रही होगी, ठीक। अच्छा कोई बोलेगा कोई और इसका तरीका है क्या, तो मतलब कोई और इसका एग्जाम्पल है क्या, तो मान लो कभी तुम्हें दे दे कोई 7/3, तो 7/3 भी तुम क्या लिख सकते हो 3 प्लस 1/3। अच्छा गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, एक सेकंड, 10/3। तो 10/3 को हम क्या लिख सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं, क्या 3 प्लस 1/3 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन बहुत बढ़िया होती है जो एग्जाम में बहुत टाइम बचा लेती है। सोचो अगर तुम इसका पूरा इक्वेशन बनाओगे और श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओगे इसमें तो लंबा पड़ेगा, राइट। तो इसके रूट्स क्या हो गए फाइनली, एक रूट हो गया 2, दूसरा हो गया 1/2, और बाकी के रूट्स यहाँ से आ जाएंगे। तो हमारे पास ये 4 रूट्स हो गए इसके। तो अब मैं तुम्हें एक ऑब्जर्वेशन बताता हूँ कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे ये मेथड लगाना है, मतलब मुझे x² से डिवाइड करना है, ये मुझे पता कैसे चलेगा। तो देखो ऐसा हो रहा होगा, यहाँ पे होगा, देखो यहाँ पे हुआ क्या, देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये लिखा है x⁻4, ठीक है। और उसको हमने किससे जोड़ा था, कांस्टेंट से। फिर यहाँ लिखा है x³ और x³ को मैंने जोड़ा x से। हो क्या रहा है, अगर तुम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारे पास 4 आ जाएगा, डिग्री, और x³ को जब x से करोगे तब भी 4 आएगा, ठीक है। तो ये हो रहा है। सिमिलरली हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी जनरल फॉर्मेट अगर तुम देखोगे ना इस इक्वेशन का जनरल फॉर्म, तो इस टाइप से बनता है a(x⁻2m) को अगर तुम कांस्टेंट से कर दोगे तो 2m आ जाएगी डिग्री, और b(x⁻2m-1) को जब मल्टीप्लाई करोगे bx से तब भी 2m आ जाएगा। तो तुम्हें वो सारे टाइम ढूंढने होते हैं जिनका डिग्री 2m करके आ रही होती है, ठीक है। तब तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। अगर अभी समझ में नहीं आया तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसके हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं वो करते हैं। चलो पहले वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है मेरे को x⁻6 माइनस 4x⁻4 है प्लस 4x² माइनस 1। तो मेरे को एक चीज़ दिख रही है, अगर मैं इन दोनों को देखूंगा तो इसकी डिग्री कितनी है, 6 आ रही है, और अगर मैं इन दोनों को देखूँ तो इनकी डिग्री भी 6 आ रही है। तो मेरा काम बन जाएगा, यहाँ पे मेरा काम बन जाएगा। पर अब मैं डिवाइड किससे करूँ इसको, तो किसी ने बोला x² से डिवाइड कर लो यार। अगर इसको हम x² से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, तो कुछ ऐसा बनेगा x⁻4 माइनस 4x² प्लस 4 माइनस 1 का 1 मतलब -1/x²। आपको बोलेगा x⁻4 का मैं क्या करूँ, कुछ भी नहीं कर सकता मैं, तो इसलिए हम x² से इसको डिवाइड नहीं करेंगे। तो मुझे फिर दूसरा याद आया, मैंने कहा यार क्यूब से करते हैं, फिर x³ से डिवाइड करते हैं। चलो इसको डिवाइड बाय x का क्यूब। तो अगर पहले वाले को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, x का क्यूब आ जाएगा, और फिर इस वाले को मैं साथ में लिख दे रहा हूँ तो क्या आएगा -1/x³ सिंपल। अच्छा अब इधर करना जरा, इधर क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा -4x, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 डिवाइड बाई x। अब तुम्हें लग रहा है कुछ अब कुछ हो सकता है, मतलब अब हमें कुछ उम्मीद दिख रही है कि अब हमारा काम बन जाएगा। तो हमने लिखा फिर तो x³ माइनस x³ तो ऐसे लिख दिया हमने x³ माइनस 1/x³, ठीक है। और यहाँ करा मैंने 4 कॉमन ले लिया तो ये बन गया फिर से x माइनस 1/x, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो अब इसकी रिलेशन तुम्हें समझ में आनी चाहिए बात कि x माइनस 1/x जो होता है, ठीक है, x माइनस 1/x और x³ माइनस 1/x। तो मैं अगर वही समझ में आ रहा हो a³ माइनस b³ वो क्या होता है, वो होता है a माइनस b
इंटू ये, ठीक है। तो यहाँ पर भी तो यही है, यहाँ पर है तुम्हारे पास एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब, तो उसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वन बाई एक्स, एक्स माइनस वन बाई एक्स, और इंटू क्या कर सकते हो तुम, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। चलो ठीक है, तो मैंने क्या करा, फिर मैंने सिंपली एक्स माइनस वन बाई एक्स को क्या मान लिया, मान लो तुमने इसको मान लिया जेड, क्या कर लिया हमने इसको जेड मान लिया। तो अगर तुमने इसको जेड मान लिया, अगर तुमने इसको जेड मान लिया तो जरा इसका एक बार स्क्वायर भी कर दो यार मेरे कहने पे। अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस टू, दैट इज इक्वल्स टू जेड का स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसा करो, इसमें से एक वन हटा दो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, माइनस वन इक्वल्स टू जेड स्क्वायर प्लस वन। तो अब तुम बिल्कुल बड़े आराम से चिल होकर एकदम बोल सकते हो कि एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब जो है ना, वो है जेड इंटू जेड का स्क्वायर माइनस, अच्छा जेड का स्क्वायर प्लस वन, सिंपल, ठीक है। तो अब मैं इसको कोशिश करता हूँ करने की, क्या कर सकते हैं हम इसमें मैक्स टू मैक्स। तो अगर इसमें हम लोग डाल दें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारे पास जेड इंटू जेड स्क्वायर प्लस वन माइनस फोर इंटू जेड इक्वल टू जीरो। इसमें अगर मैं जेड निकालूँ बाहर तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस वन माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो इसमें एक सोल्यूशन तो साफ साफ दिख रहा है तुमको, क्या एक दिख रहा है मेरे को जेड इक्वल टू जीरो, सिंपल, ठीक है। दूसरा क्या दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है जेड स्क्वायर, और ये लिखा है माइनस थ्री, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू थ्री, यानी कि जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट थ्री। तो ये तीन इसके सॉल्यूशन हो गए, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो ये इसका आंसर सुना है, जेड क्या था, जेड था एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल्स टू जीरो, यानी कि एक्स इक्वल्स टू वन बाई एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन, यानी कि एक्स क्या हो गया, एक्स हो गया प्लस माइनस वन, ठीक। अच्छा, यहाँ से भी तुम निकाल सकते हो फिर से सिमिलरली एक्स माइनस वन बाई एक्स को एक बार रूट थ्री के इक्वल करना, एक बार माइनस रूट थ्री के इक्वल करना, सॉल्व करना, उसके फिर से तुम्हारे पास इसके छः सॉल्यूशन आ जाएंगे, छः, ठीक है ना। देखो अरे यार, एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल्स टू रूट थ्री, इसके दो सॉल्यूशन आएंगे, फिर जब तुम करोगे माइनस रूट थ्री तो फिर उसके भी दो सॉल्यूशन आ जाएंगे, तो टोटल में कितने हो जाएंगे, छः। और हमारे पास 6 डिग्री की इक्वेशन थी हमारी, काम गई, यही हमारे पास 6 डिग्री की इक्वेशन थी, तो इसके हमारे पास 6 सॉल्यूशन बड़े आराम से निकाल लेंगे, वो मैं निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, तो अब इसको कैसे सोचें, एक्स की पावर 5 माइनस 5 एक्स की पावर 4 जो भी दे रखा है मेरे को, क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन था जो मैंने अभी सोचा था पूरा का पूरा, उसमें तो एक्स की पावर 2m हुआ करता था, एक्स की पावर 2m यानी कि इवन पावर होती थी, इवन डिग्री होनी चाहिए तुम्हारे एक्सप्रेशन की, पर यहाँ तो ऑड है, यहाँ तो ऑड है। तो अब यार यहाँ पर तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये अलग चीज़ हो गई थोड़ी सी। तो कुछ लोगों ने बहुत सोचा, उन्होंने बोला फिर यार अपने को तो एक ही तरीका आता है, करीब मेथड है ना, हिट एंड ट्रायल लगाओ भैया। तो हिट एंड ट्रायल का सबसे पहला क्या होता है, ये तो एक्स को जीरो डाल के देख लो, या जीरो डाल के देखते ही समझ में आ रहा है जीरो तो ये होगा ही नहीं, ठीक है, कि माइनस वन बच जाएगा। तो उसने डाला वन, तो ऐसे ही मैंने वन डाला ना, क्या होगा वन डालते ही, वन हो जाएगा वन माइनस फाइव प्लस नाइन माइनस नाइन प्लस फाइव माइनस वन, क्या तुम्हें दिख रहा है क्या हो गया ये, जीरो। ओके, दैट मीन्स व्हाट दैट मीन, दैट मीन्स कि इसका एक रूट है वन, इसका अगर एक रूट वन है तो इस नोटिंग की को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स माइनस वन इंटू, आप लिख लो उस तरीके से, कैसे, एक्स की पावर 5 है राइट, तो इसको वैसे लिखना आता ही होगा तुमको, मैंने बड़े अच्छे से इसको बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं इसके ऊपर। तो हाँ, एक्स की पावर 4 के टर्म्स में लिखो इसको, तो सिंपल ये बचेगा। फिर हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे माइनस 4, सही लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया ये, माइनस एक्स की पावर 4 है, तो फिर हाँ सही है, यही आएगा। अच्छा, उसको क्या है, ये हो गया है, ये भी हो गया। अब 9x क्यूब इसको सेटल आउट करना है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास प्लस 4x क्यूब तो हो चुका, ठीक है। अब बाकी इससे बनेगा, तो वो किससे बनाएंगे, वो बनेगा यहाँ पे प्लस 5 लगाना पड़ेगा, ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, 5 स्क्वायर तो माइनस 5 स्क्वायर आ गया है, तो यहाँ लगाना पड़ेगा माइनस 4x, फिर तुम्हें माइनस वन चाहिए तो यहाँ पे प्लस 1 लगाना पड़ेगा, हो गया। चलो ठीक है, बढ़िया। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया है। अब बताओ अब क्या, अब तुम्हें देखना चाहिए ये, इनको अगर मैं देखूँ तो इनकी डिग्री 4 आ रही है, अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो इसकी डिग्री भी 4 आ रही है, हेंस प्रूफ कि ये वाला क्वेश्चन मेरा उससे हो जाएगा। तो अब इसको बाहर निकाल लो, एक्स की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, अब ये और ये मिल करके, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर तुम इसमें से 4 बाहर निकाल लो इसमें से और इसमें से, तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास एक्स प्लस वन बाई एक्स, ठीक है, और ये बन जाएगा प्लस 5। तो यार अब तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, क्या करोगे तुम, इसको z मान लेना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 2, और अब तो तुम सिंपल z की वैल्यू निकाल के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, तो हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मेरा एक फॉर्म था जो वो पूछ सकता है, उसने एक बार पूछा है इसको, है ना, आज दिन IIT कौन से में पूछा था मुझे याद नहीं आ रहा, शायद बहुत पुराना था, शायद 1978 से इस टाइप से कुछ क्वेश्चन में था, उसने पूछा था। तो मैंने तुम्हें जितना उसमें बन सकता था सब करा दिया। उसने तो एक क्वेश्चन पूछा था सिंपल था, उसने शायद ये वाला पूछा था, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं पूछा था उसने, शायद सबसे पहला वाला पूछा था उसने, ये वाला।
तो वो खैर बात की बात है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने तुम्हें जितना बन सकता था करा दिया। अब तुम्हारा क्या है, तुम्हारा काम क्या है, इसकी तुम्हें प्रैक्टिस मिलेगी ही नहीं, कोई है ही नहीं, तो तुम्हें 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके रखो, तुम याद करके रखो इसको। अब ये फॉर्म देखो, तो ये फॉर्म भी बड़ी इंटरेस्टिंग फॉर्म होती है, ठीक है। तो इस फॉर्म को समझते हैं पहले। एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस, यानी कि बेसिकली 4 ब्रैकेट में कुछ मल्टीप्लिकेशन में होगा और सामने कांस्टेंट या कुछ और हो सकता है, जैसे यहाँ पर नहीं है कांस्टेंट। अब बोला है क्या, ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी, इस टाइप से कुछ दे रखा है, और बोला है बी माइनस ए इक्वल टू डी माइनस सी, इस टाइप की कुछ फॉर्म तुम्हें दे रखी है। फिलहाल हमें तो ये रखा है, हमें क्वेश्चन दे रखे हैं और हमें इनको सॉल्व करना है। अगर तुम्हें एकदम से कोई पेपर में दे देगा तो तुम क्या करोगे, तुम उसको छोड़ दोगे। सही है, छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, पेपर में जैसे हैं छोड़ दिया, क्योंकि लंबे हो सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर कभी आखिरी में टाइम बच गया पेपर में तो करेंगे यार, अभी नहीं कर सकते, पेपर में तो ऐसे ही करना होता है। तो मैं जो मेथड है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो मैं तुम्हें सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो इसको इस फॉर्मेट में लिखो, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, तो बाहर इस 12 बाहर निकालो इसमें से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस 1/12, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में लेकर आओ इसको। अब इसमें से 6 बार निकालो, तो 6 बार निकाल लिया, 6 बार निकाल दिया, क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1/6। अब इसमें से 4 बार निकाल लो, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1/4, ठीक है। और इसमें से 3 बार निकाल लो, तो 3 बार निकल गया, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1/3 इक्वल्स टू 5, ठीक है। ये 3 4 6 12 ये सब मल्टीप्लिकेशन में है, तो इनको लिख लिया एक्स माइनस 1/12, फिर एक्स माइनस 1/6, फिर लिख लिया एक्स माइनस 1/4, फिर लिख लिया एक्स माइनस 1/3 इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है। तो अगर इसको तुम सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, जो भी है, ये लंबा होने वाला है फिलहाल। तो अब क्या करें, इतना तो चलो समझ में आ गया कि हमने इतना कर लिया। तो अब यार यहाँ पे एक स्टेप ऐसा होता है ना, जो तुम्हें पल्ले भी नहीं पड़ेगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, अच्छा ऐसा भी करना होता है। तो अब तुम्हें यहाँ पे एक नया वेरिएबल डिसाइड करना पड़ेगा, वाई। हमने एक चीज़ मान ली वाई, और वाई को पता मैं क्या लिखने वाला हूँ, सोच के देखो क्या लिखूंगा। वाई को मैं लिखने वाला हूँ एक्स माइनस 5/24। अब तुम सोच रहे हो ये कहाँ से आ गया, 24 कहाँ से आ गया, ये तो बिल्कुल ही अलग बात हो गई, तुमने यार क्या बकवास कर दी। कुछ नहीं करा मैंने, इन सबको जोड़ दिया, 12 6 4 3, इन सबको जोड़ दिया। क्यों करा, क्या करा, कैसे करा, समझ लो या रटा लो, ठीक है। फिर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई रिपीट भी नहीं होने वाला, मुझे नहीं लगता है रिपीट होगा भी, पर एक अच्छा क्वेश्चन है तो कराने में कोई दिक्कत भी नहीं है ना। क्या पता, मतलब पूछ लिया उसने, तुम्हें आता होगा और किसी को नहीं आता होगा। ये इसको लिख सकते हैं y प्लस 5/24, बोलो। तो इसमें डाल दें आप, तो जैसे इसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस 5/24 माइनस 1/12, तो 1/12 को लिख देते हैं 2/24, ठीक है। समझ में आ रहा है क्यों करा हमने ये, मतलब थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए। मैं क्या करा बेसिकली, हमारे पास जो यहाँ पर अगर इसको ए मान लें, इस पूरे को हम लोग ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं इसको, कैपिटल ए। तो कैपिटल ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये करके बैठा हूँ मैं, ए बी सी डी ये लिखा हूँ मैं। तो ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी डी को इसको तुम मान लो, और इसमें से एक्स को माइनस कर दिया ऐसे करके, तो वाई का तुम्हें ये मानना है, तो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे बेसिकली मैनिपुलेशन यूज़ करी है, जो एकदम अनस्ट्राइकेबल है, ये तो तुम्हें रटा हुआ ही होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसको मैं सीधे सॉल्व करके लिख दे रहा हूँ, तो सीधा आएगा तुम्हारे पास y प्लस 3/24, ठीक है। इधर से तुम्हारे पास आ जाएगा y प्लस 1/24, ठीक है। 4 ब्रैकेट है ना, तो तीसरा ब्रैकेट क्या आएगा, तीसरा आएगा माइनस 1/24, और इधर से आ जाएगा y माइनस 3/24। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्या हो क्या रहा है, ये तो बड़ी एपिक चीज़ हो गई है। तो क्योंकि ये और ये मिलकर के क्या बन गए, ये बन गया y² माइनस 3/24 का स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या बन गया, ये बन गया y² माइनस 1/24 का स्क्वायर, ठीक है। ये किसके बराबर है, ये बराबर है 5 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3। तो क्या कर सकते हैं फिर, अगर इतना हो गया तो अब क्या कर सकते हैं इसको। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, यहाँ पर तुम 24 बनाना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में 24 बनाना कोई मजाक का, मतलब सिंपल है, काफ़ी मजाक ही है एक्चुअल में। तो तुम्हें 24 का स्क्वायर बनाना है नीचे, ठीक है। 24 का स्क्वायर पे क्या लिख सकते हैं, 24 इंटू 24 यानी कि 24 इंटू 24 यानी कि 12 इंटू 2 इंटू 12 इंटू 2, ठीक है। तो एक 12 तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, तो एक 12 तो यहाँ से आ जाएगा, बढ़िया। अच्छा, अब ये एक 12 और चाहिए मेरे को, तो 12 कहाँ से लाऊंगा, यहाँ लिखा है ना 6 इंटू 4 है ना, ये 4, तो 6 इंटू 2 है ना, 12 क्या होता है, 12 होता है तुम्हारे पास 4 इंटू 3, और ये लिखा है तुम्हारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2, तुम्हारे पास 4 इंटू 3 तो पहले से है, ठीक है। और 6 में से एक 2 तो तुम्हें मिल ही जाएगा, ठीक है। 6 में से एक तुम्हें 2 तो मिल ही जाएगा, 6 को लिख लो तुम, 2 इंटू 3 लिख लो, ठीक है। तो एक 2 तुम्हें मिल गया यहाँ से, तो 4 इंटू 3 भी मिल गया, एक 2 भी मिल गया। अब एक 2 बचा सिर्फ, तो एक जो 2 बचा, जो एक ये 2 बचा, इस 3 को तो ऊपर लिख गए, ठीक है, और ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया ऐसे करके। तो फिलहाल नेट क्या बन गया, नेट बराबर बन गया, ऊपर बन गया 10/3, नीचे बन गया 24 का स्क्वायर। ऊपर बन गया 10/3 और नीचे बन गया
24 का स्क्वायर। चलो ठीक है, अब क्या करें? देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे एक तरीके से फंस चुके हैं क्योंकि ये बहुत लंबा होने वाला है। तो अब इसका पहले एक बार रीज़न समझ लेते हैं। तो हमारे पास है एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी और एक्स माइनस डी इक्वल्स टू ए। तो मानो इन दोनों को हमने साथ में ले लिया, ठीक है। तो अगर इन दोनों को हमने साथ में ले लिया तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस डी एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस ए डी। बढ़िया। अब इन दोनों को साथ में ले लो तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस डी प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी सी इक्वल्स टू ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें ये दे रखा है, यानी कि इसको अगर रीअरेंज कर लें तो ऐसे लिखा हुआ है ए प्लस डी जो है वो बी प्लस सी के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैं इसको मान लूँ के बराबर मान लिया तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस ए डी, और ये भी लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस बी सी इक्वल्स टू ए। तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स जो है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स ये रिपीट हो गए। तो रिपीट हो गए तो इसको मैं क्या मान लूँगा? इसको मैं टी मान लेता हूँ, ठीक है। तो अगर टी मान लेंगे तो क्या बन जाएगा? टी प्लस ए डी, ठीक है। और यहाँ क्या बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा टी प्लस बी सी, ठीक है, इक्वल्स टू ए। इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे ये वाला जो फॉर्म है हमारे पास, दूसरा वाला जो मेरे पास ये वाला फॉर्मेट उसमें मुझे दे रखा है, इसको भी हम समझ सकते हैं, इसी रीजनिंग से समझेंगे इसको भी। तो अब उसमें मुझे दे रखा है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर। इस टाइप का कुछ दे रखा है उसने, राइट। ये तो दे रखा है उसने मेरे को इसी टाइप का। तो इसको तुम लॉजिकली सोच सकते हो, हर चीज़ लॉजिक है, पूरा लॉजिक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस डी एक्स प्लस ए डी, ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस डी इंटू एक्स प्लस बी सी। तो अब क्या करें? अब हम क्या मतलब क्या कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं इसमें? तो अब हम फिर से ये काम करेंगे, हम इसको भी और इसको वाई मान लेंगे, और क्या, ठीक है। पर क्या उससे मेरा काम बन जाएगा क्या? तो पता हमारे को फायदा कब होगा? अगर यहाँ पे सिर्फ ए रह जाए तो मेरा कुछ फायदा रहेगा, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर तो यार फिर से सब गड़बड़ कर देगा, तो कॉन्टेक्ट बन जाएगी। तो मैंने काम करा, इसको वाई लेने से पहले मैंने एक बहुत ही एपिक लेवल का स्टेप सोचा, ठीक है। हमने क्या करा? हमने बोला भाई साहब ये देखिए, अब ये जो है ना, ये ए एक्स स्क्वायर के बराबर है, राइट। अगर मैं दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा तुम्हारे पास कुछ ऐसे बन जाएगा 1 प्लस ए प्लस डी, ये बन जाएगा डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ए डी बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा तुम्हारा फिर से 1 प्लस बी प्लस डी। एक सेकंड, गड़बड़ कर दी ना मैंने फिर से। अगर तुमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो तुम्हें यहाँ पे एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा और यहाँ पर भी एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। दोनों में थोड़ा ना एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे भाई। तभी मैं सोच रहा था कि क्या गड़बड़ हो रही है मेरे साथ। चलो, तो हमने क्या करा? हमने इधर तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, और इधर जब मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया ना तो उस एक्स स्क्वायर को मैंने बांट के लिख लिया। इधर एक्स से डिवाइड कर दो और इधर से भी एक्स से डिवाइड कर दो। इधर तो एक्स स्क्वायर कट गया, तो यहाँ क्या RHS में क्या आ गया? ए आ गया, ठीक है। LHS में क्या आ गया? तो इधर आ जाएगा एक्स प्लस ए प्लस डी डिवाइड बाय, बस ए प्लस डी ही रह गया। और ये क्या बन गया? ये बन गया ए डी बाई एक्स, ठीक है। और यहाँ क्या बन गया? यहाँ बन गया तुम्हारे पास फिर से एक्स प्लस, ठीक है, ये क्या है? ये बन गया बी प्लस डी, तो बी प्लस डी, और ये बन गया बी सी बाय एक्स। अब मैंने कहा यार अब क्या करें, फिर से फंस गए, तुम तो कुछ करा ही नहीं पा रहे हो, सब गड़बड़ कर रहे हो तुम मेरे साथ। तो मैं इधर आया फिर से, मैंने देखा भाई ये तेरा ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ए डी क्या है? तो ए डी है 2 × 12 24, राइट है। और बी सी क्या है? तो बी सी देखो तो 3 × 8, ये क्या है? ये भी 24 है, यानी कि ए डी जो है वो तो बी सी के बराबर है। मज़े आ गया फिर तो मेरे, बिल्कुल ही मज़े हो गए यहाँ तो। क्योंकि अब इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर तो ऐसे हो जाएगा, हम बोल सकते हैं एक्स प्लस ए डी बाई एक्स प्लस ए प्लस डी, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस बी सी बाई एक्स प्लस बी प्लस डी इक्वल्स टू ए, राइट है। मैं बिल्कुल जनरल कंडीशन लेकर आ रहा हूँ तुम्हारे लिए। और बोलूँगा यार देखो ए डी और बी सी तो बराबर हो गए, अगर ए डी और बी सी बराबर हो गए तो इसको वाई मान लो और इसको भी वाई मान लो, छुट्टी। तब ये क्या बन गया? ये बन गया वाई प्लस समथिंग कॉन्स्टेंट, ठीक है। और ये क्या बन गया? ये फिर से वही बन गया वाई प्लस समथिंग कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे ए आ गया। अब तो बहुत आराम से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँगा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो अब मैं, अगर तुम्हें ये दोनों मेथडोलॉजी समझ में आई हैं तो अब तुम क्लियर हो, एकदम फंडामेंटली क्लियर हो कि सब कुछ हो कैसे रहे, ठीक है। तो अब इन क्वेश्चन को हम ट्राई करेंगे, ठीक है। इन फंडामेंटल्स को दिमाग में रखता हुए हम इस क्वेश्चन को अब ट्राई करने वाले हैं, ठीक है। अब मजा आएगा। पहले तो अभी जो मैंने करा था ना, उसमें तो समझ नहीं आ रहा था चल क्या रहा है, किसी को भी पाया मान लिया, क्या कर लिया, क्या ना कर लिया। तो अब तुम्हें आई होप सो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं,
क्या है हमारे पास क्वेश्चन में मेरे को दे रखा है, ये सब हटा दें यहाँ से, है ना, मैं रटने की जरूरत नहीं है, अब हम समझ चुके हैं। हाँ भाई, तो सबसे पहले मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला सॉल्व करते हैं पहले। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, वही मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई कर दिया क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 24, और इधर आ जाएगा तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस 3 11, तो 11x प्लस, है ना, 11x प्लस 24 4x स्क्वायर। और फिर मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूँगा दोनों तरफ, तो इधर क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा x प्लस 24 बाई एक्स प्लस 14, ठीक। और इधर क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा फिर से x प्लस 24 बाई एक्स प्लस 11, और यहाँ क्या बन गया 4, ठीक। अब मैंने y मान लिया, तो ये हो गया y प्लस 4, वाई प्लस 4 इंटू वाई प्लस 11 इक्वल टू 4। अब ये बहुत सिंपल लग रहा है देखने में, राइट, क्योंकि अब मैं इसको अगर खोल के लिख लूँ तो क्या बन जाएगा, 11 स्क्वायर प्लस 15x प्लस 44 इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो इस 4 को इधर ले आओगे तो -4 इक्वल्स टू 0, तो 44 माइनस 4 बन गया 40, क्या बन गया 40 बन गया, ठीक है। अब क्या तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, तो मुझे लगता है ये बहुत सिंपल हो गया कंपैरेटिवली जो हम लोग अभी कर रहे थे उसके कंपैरिजन में। तो अब क्या हो सकता है, वाई स्क्वायर प्लस 15x प्लस 40, तो इसको सॉल्व कर लो। अगर मैं वैसे सोचूं फैक्टर के हेल्प से, तो 40 होता है 4 इंटू 10, उससे तो कुछ होगा नहीं, 8 इंटू, नहीं उससे भी नहीं होने वाला ये तो चलो श्रीधर चला लगाना पड़ेगा फिर तो यहाँ पे मैंने गलती कर दी, यहाँ पे ये जो था ना, यहाँ पे 14 आया था, तो यहाँ पे 14 लिखना पड़ेगा तुम्हें, राइट। तो 14 लिखोगे तो यहाँ बन जाएगा 25, ठीक है। तो बस ये इतनी सी यहाँ पे गलती हो गई थी मुझसे। तो अब ये क्या बन जाएगा, अब जैसे तुमने यहाँ पे लिख दिया 25, तो 25 लिखते ही अब जो तुम्हारी इक्वेशन बन गई वो क्या बन गई, यहाँ बन गया 150, ठीक है। तो अब जगह अगर मैं देखूँ तो मेरे y के क्या वैल्यूज आएंगी यहाँ पे, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। 15 क्या होता है, 15 150 क्या हो जाएगा, 15 इंटू 10, ठीक है। 25 भी ये होता है 15 प्लस 10, ठीक है। पर यहाँ पे तो अगर तुम सम ऑफ रूट्स याद हो तो यहाँ पे तो -25 के हिसाब से यहाँ पे -15 -10 होना चाहिए। तो y की वैल्यू क्या गई, -10 -15, ठीक है। तो अब ये एक्चुअल में हैं किसकी वैल्यूज, -10 और -15 जो वैल्यूज हैं वो तुम्हारी किस चीज़ की वैल्यूज हैं, तो x प्लस 24 बाई एक्स प्लस 24 बाई एक्स जो हो गया, ये हो गया -15, और एक हो गया x प्लस 24 बाई एक्स इक्वल्स टू -10, ठीक है। अब इसको इन दोनों को सॉल्व कर लेना, ये क्वाड्रेटिक बन गई, ठीक है, सिंपल सी क्वाड्रेटिक बन गई है, और सिमिलरली ये भी एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक बन गई। तो इसके 2 रूट्स आ जाएंगे, इसके 2 रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो जब सॉल्व करोगे, अगर इसको सॉल्व करोगे इस वाले को सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से आ जाएगा -15, तो हो जाएगा इधर, तो हो जाएगा प्लस 15x, ठीक है। और ये तो सिंपल हो जाएगा 24, ठीक है। अच्छा, इधर से क्या क्वाड्रेटिक बन जाएगी, तो इधर से बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 इक्वल टू 0। अब दोनों में क्या लगा देंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दोगे, तो यहाँ से 2 रूट्स आ जाएंगे तुम्हारे पास, और यहाँ से भी 2 रूट्स आ जाएंगे। तो क्या रूट्स आएंगे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो जो तुम्हारे पास रूट आएंगे वो होंगे -15 प्लस माइनस, ठीक है, वो इसमें से आ जाएंगे। और इसमें से क्या आएंगे, इसमें से आएंगे -10 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 100 माइनस वो, तो हो जाएगा तुम्हारे पास क्या, ये तो 84 हो गया, सॉरी 84 कह रहा हूँ, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 96 हो जाएगा, 96 यानी कि 4, तो 4 यानी कि तो 2 हो गया, तो 2 हो गया, अरे तो ये तो सिंपल हो गया। तो ये तुम्हारे पास का ये हो जाएगा, एक बार आएगा -6 और दूसरी बार क्या आएगा, दूसरी बार आएगा -4, तो ये तुम्हारे पास 4 रूट्स हो गए ये वाले, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। डेफिनेटली बहुत ही लेंदी क्वेश्चन था, अगर पेपर में आया तो छोड़ना ही छोड़ना है इस वाले को, तो ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने थोड़ा बहुत सॉल्व कर ही लिया था, तो जब पूरा सॉल्व कर लिया था तो हमारे पास इस टाइप से क्वेश्चन बन गई थी ना, आखिरी में क्या बन गया था, आखिरी में कुछ इस टाइप का बन गया था, वाई स्क्वायर माइनस 1/24 का स्क्वायर, अगर मुझे याद आ रहा हो, ठीक है। और ये क्या बन गया था, ये बन गया था वाई स्क्वायर माइनस 3/24 का स्क्वायर, ठीक है। और फिर ये किसके बराबर आ गया था, ये मैंने बोला था कुछ इस टाइप से 3/5/3, यहाँ पे 2 था, सॉरी 2 इंटू 5/3, यानी कि हमने बोला था ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 10/3 और नीचे फिर से लिखा हुआ 24 का स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप से तो बोला था लोगों ने। तो अब इसके बाद मैंने तुमने सॉल्व करके नहीं दिखाया था एकदम से, क्योंकि मैं रीजनिंग में चला गया था कि क्या रीज़न है इस चीज़ का, कैसे आ रहा है ये सब फिलहाल, पर अब हम समझते हैं इसका रीज़न क्या है। तो सॉरी रीज़न नहीं, अब समझते हैं इसको आगे सॉल्व कैसे करना है। तो अगर मैं वाई स्क्वायर को टी मान लूँ तो ये लिखा हुआ है टी माइनस सम कांस्टेंट, फिर ये लिखा हुआ है टी माइनस सम कांस्टेंट, ठीक है, जो भी, मतलब अगर इसको C1 मान लो, इसको C2 मान लो, तो ये जो यहाँ लिखा हुआ RHS में, ये तो है ही कुछ कांस्टेंट C3, ठीक है। तो अब क्या तुम टी नहीं निकाल सकते, अब जैसे बिल्कुल ये इस टाइप की फॉर्मेट नहीं बन गया, ये और ये सेम से हो गए, ठीक है बिल्कुल।
तो ऑब्वियसली बहुत लेंदी होने वाला है, बहुत लेंदी हो गई। तो फिलहाल पर तुम्हें पता है कि तुम कर सकते हो इस चीज़ को, अगर कैलकुलेटर सामने हो तो तुम बड़े आसानी से कर लोगे। तो जब कर लोगे ना तो तुम्हारे पास टी की एक वैल्यू आएगी सिर्फ। तो वो वैल्यू क्या आएगी तुम्हारे पास, टी क्या होगा, टी की वैल्यू आएगी तुम्हारे पास 49/24 का स्क्वायर। ठीक है ना, 49/24 का स्क्वायर का क्या मतलब है, एक्चुअल में है क्या ये, टी था क्या एक्चुअल में, टी एक्चुअल में वाई स्क्वायर था। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 49/24 स्क्वायर, यानी कि वाई की वैल्यू क्या आएगी +/7/24। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे y एक्चुअल में क्या था, तो y का तुमने क्या माना था, तुम्हारे पास जो y था उसको तुमने क्या माना था, तुमने y को माना था x-5/24, x-5/24, राइट है। तो बस वो डाल देंगे इसके अंदर। तो अब इसको कर लेना, तो तुम्हारे पास x की दो वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी। पहली क्या वैल्यू आएगी +5/24 कर दो इसके साथ, तो आएगा हमारे पास -1/12 और दूसरी आएगी 1/2। ठीक है, अगर इस तरीके से करना था तो ठीक है। और अगर मैंने तुम्हें अभी सिंपल तरीका और भी बता दिया तुमको, ठीक है ना, जो रीजनिंग में हमने तुम्हें समझाया था कि कैसे करते हैं, ठीक है, तो उससे भी कर सकते हो। पर मैं सही बताऊँ, चाहो तो छोड़ दो इसको, क्योंकि बहुत लेंदी है, पेपर में कहाँ इतना टाइम होता है कि इतनी कैलकुलेशन और ये सब किया जाए। उससे अच्छा ये है कि कुछ सिंपल क्वेश्चन को देखा जाए, जैसे ये है, ठीक है, उस टाइप को तुम चाहो तो छोड़ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो टाइप फालतू की बहुत लेंदी बनाई हुई है ना, मतलब कोई सेंस नहीं बनता इतना लेंदा करने का। तो इसको मतलब इस टाइप को कराने का क्या सेंस बना हमारा, कि छोड़ने का लगा मेरे हिसाब से, तो छोड़ना चाहिए इसको पेपर में अगर आ जाए, क्योंकि हमें भले ही आता हो पर इतना लेंदी थोड़ा ना कोई करते रहोगे। अगर मेंस में आ गया बाई चांस ये, तो क्या सेंस बनेगा करने का उसका, 2 मिनट भी नहीं मिलते वहाँ तो करने के लिए, और कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो हल लो। फिलहाल पी एक्स इंटू क्यू वाई सी के बराबर है। ये टाइप बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। देखो उसने पी एक्स तुम्हें क्वाड्रेटिक दे रखा है, फिर उसने वाई के अंदर तुमने क्वाड्रेटिक दे दिया, और बोला इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, और जो मल्टीप्लाई किया ना तो 28 के बराबर आ गया। तो इसमें एक टिप होती है मेरी तरफ से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना होता है इसमें। तो इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके देखते हैं एक बार, क्या करोगे, 4 को बाहर निकाल लोगे, ये क्या हो जाएगा। पता है क्यों मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्यों किया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या होता है एक्चुअल में, अगर तुमने कभी भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर को देखा होगा तो कुछ इस टाइप से बन जाता है, एक तो होल स्क्वायर बन जाता है और साइड में कॉन्स्टेंट आ जाता है, बोलो सही बात है। और सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि पी एक्स जो है वो कुछ इस टाइप से लिखा गया, और क्यू वाई जो है वो भी कुछ इसी टाइप से लिखा जाएगा, होल स्क्वायर प्लस सम कॉन्स्टेंट। ठीक है, आंसर क्या आ रहा है इसका, आंसर है कॉन्स्टेंट ही आ रहा है 28। तो अगर मैं इसको और इसको 0 और 0 कर दूंगा तो ये कांस्टेंट कांस्टेंट मिलकर क्या बना देंगे, 28 बना देंगे। इसलिए मैंने होल स्क्वायर बनाया। अगर समझ में नहीं आया तो अभी समझ जाएंगे, अभी जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना इसको तो समझ जाओगे। और वरना मैं सही बोल रहा हूँ, ये पूरी क्लास जो है ज़्यादा आज इतनी इंपॉर्टेंट क्लास नहीं है। अगर तुम नहीं कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो पूरी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। ठीक है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिलहाल अब करते हैं पहले इसको 4 के फॉर्मेट में लिखा इसको। ये हो गया x² + 6/4 x + 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है सिंपल x + 6/8 का होल स्क्वायर, है ना। और ये क्या है, ये हमारे पास ये रखा है मैंने 1, तो +1 - 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 का स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है एकदम। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 8 का स्क्वायर यानी कि 64, तो 64 - 36, तो ये बन गया, ऊपर बन गया 36। ठीक है, तो ये हो गया 64 - 36 डिवाइडेड बाई 64 विच इज 28/64, राइट। 28 क्या होता है, 7 × 4, नीचे क्या लिखा हुआ है तुम्हारे पास 4 का क्यूब, तो ये लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है 16 और ऊपर लिख गया 7। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 4 × ये कुछ होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है तुम्हें अंदर, है ना, राइट। और ये क्या बन गया, ये बन गया तुम्हारे पास प्लस 7/16 को अगर 4 करोगे तो क्या बन जाएगा 7/4। ठीक है, तो तुम्हारा पी एक्स जो है वो ये बन चुका है। अंदर क्या लिखा हुआ है, अंदर लिखा हुआ है कुछ इस टाइप से x प्लस 6/8 यानी कि 3/4, राइट है, बिल्कुल बढ़िया। अच्छा अब क्या करें, अब क्यू वाई को समझते हैं। अब क्यू वाई को हम लोग उस फॉर्मेट में लिखते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले फॉर्मेट में। तो फिर से 4 को बाहर निकाला। देखो अब तो मतलब यहाँ पे तुम्हारे पास 2-4 चीज़ें करने के लिए होती हैं, पर चलो हम पहले 4 को बाहर निकालते हैं, मैंने कुछ कहे भी ना। ठीक है, तो अगर तुम 4 को बाहर निकालो इसमें से, तो ये बन गया तुम्हारे पास y का स्क्वायर माइनस 3y, ठीक है, प्लस 25/4। चलो ठीक है, अब क्या करें, तो अब जब तुमने 4 को बाहर निकाल ही लिया है, ये बन गया y² - 3y यानी कि y² - 3/2। इसी टाइप से तो करोगे, है ना, बिल्कुल। तो ये बन जाएगा y - 3/2 का होल स्क्वायर, फिर यानी कि 9/4। तो यहाँ पे तुमने प्लस किया होगा तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, और प्लस 25/4 तो चल ही रहा है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4 × y - 3/2 का होल स्क्वायर। और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इट विल बी समथिंग लाइक व्हाट, ये हो गया तुम्हारे पास 16। ओहो, तो ये बन गया 16 डिवाइड बाई 4 होता है, पर 4 × 4 कट जाएगा, राइट। तो ये बचेगा तुम्हारे पास, तो ये तुम्हारे पास क्यू वाई बन गया, ये तुम्हारे पास क्यू वाई बन गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो जरा, ये हो जाएगा 4 ×
एक्स प्लस 3/4 का होल स्क्वायर 7/4। ठीक है, और इधर क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा तुम्हारे पास 4 इंटू वाई माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, और ये जो है ये 28 के बराबर दे रखा है। अब इससे तुम्हें क्या समझ में आ रहा है 28 के बराबर दे रखा है? एक सेकंड थोड़ा इसको साफ सुथरा कर लेते हैं। तो ये 28 के बराबर मुझे दे रखा है। मैं कहा ठीक है भाई, मज़ा आया देखकर इसको। अच्छा, तो अब मैं क्या समझ पाया, अब मैं इसको देख के ये समझ पाया कि 7/4 इंटू 16, 7/4 इंटू 16, दिस इज 4 इंटू, देखो ये 4 को जब तुम 16 से काटोगे 4 हो जाएगा, तो 7 इंटू 4 क्या हो गया, 28 हो गया ये तो यानी कि ये और ये, अगर ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए तो काम बन जाएगा फिर। तो कर दें फिर, तो सही है, इसको 0 कर दो तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस 3/4। यहाँ से तो यही आ रहा है। अच्छा, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा y इक्वल्स टू 3/2। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, यही आंसर है इसका। अगर x जो है वो माइनस 3/4 हो जाए और y जो है 3/2 हो जाए तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, ये पूरा क्या हो जाएगा 0, तो क्या बचेगा तुम्हारे पास 7/4 इंटू 16, तो 7/4 इंटू 16 हो जाएगा 28 के बराबर हो जाएगा। बस, तो यही आंसर हो गया इसका, x इक्वल्स टू माइनस 3/4 और y इक्वल्स टू 3/2। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन हो सकता है। अच्छा, एक और टाइप की वैरायटी होती है जो मैंने यहाँ नहीं लिख रखी है, वो होती है f(x) की पावर gx। ये तुम्हारा ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। उसमें क्या करता है, वो एक दे देगा, उसकी पावर एक और फंक्शन दे देगा और बोलेगा इक्वल्स टू 1। जैसे अगर तुम्हें इसका एग्जाम्पल लेना तो मानो मैंने ले लिया x² माइनस 3x प्लस 2, ये मैंने क्वाड्रेटिक ले ली और इस क्वाड्रेटिक की पावर एक और क्वाड्रेटिक ले लिया, मान लो x² माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, और मैंने बोल दिया ये इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये जो वैरायटी है ना, इस टाइप की एक और वैरायटी होती है, जैसे मानो अभी तुमने पढ़ नहीं रखा है वो सब लॉग वॉग ये सब, तो इन सब में ये वैरायटी बन सकती है। तो इसको मैं पढ़ाऊंगा जब मैं वो पढ़ाऊंगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ेंगे अभी हम लोग थोड़ा टाइम बाद, अभी तो नहीं पढ़ेंगे, मतलब इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होगा ना, उसके अंदर मैं इस टाइप की वैरायटी पढ़ाऊंगा, जहाँ पे मैं तुम्हें हर टाइप का क्वेश्चन करा दूंगा इससे रिलेटेड, f(x) की पावर gx इक्वल्स टू 1 से रिलेटेड, तो वो वहाँ कर लेंगे। अभी इतनी कोई ज़रूरत इसकी नहीं है। ठीक, चलो ठीक है। तो अब फिलहाल इसके साथ बड़ी सेटिस्फैक्शन के साथ हम बोल सकते हैं कि हमारा पॉलिनोमियल जो है, पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है विदाउट एनी डाउट। ये याद आ रहा होगा, फ्लो चार्ट मैंने पूरा बनवाया था तुम्हें, राइट, फंक्शंस में। तो फंक्शंस 2 डायमेंशनल फंक्शन, अब तो ये बात भी क्लैरिटी हो रही होगी कि ये 2 डायमेंशनल बनते हैं इनके ग्राफ। खैर वो तो अभी फालतू में लिख दिया यहाँ पे, वो जरूरत नहीं थी लिखने की 2 डायमेंशनल फंक्शन। तो फिलहाल फंक्शन क्या होते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तो एल्जेब्रिक में जो सबसे बड़ा पोर्शन था, एक्चुअली सबसे बड़ा तो नहीं, मैं बताता हूँ सबसे बड़े कौन कौन से हैं इसमें से। पॉलिनोमियल फंक्शन सबसे बड़ा है, वन ऑफ द मोस्ट बड़ा। तुमने देख लिया वो, इतना टाइम हो गया हम लोगों को, लगभग 14-15 लेक्चर ले लिए, वो भी एक घंटे आधे घंटे के, और उन सब में हम लोगों ने अभी सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ा है। और आज हम लोग रेशनल और इरेशनल एक साथ पढ़ने वाले हैं। अभी जितनी क्लास बची हुई है उसमें मैंने पूरा बना लिया, रेशनल और इरेशनल पढ़ेंगे आज हम लोग। ठीक है, अभी तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि रेशनल और इरेशनल कंपैरेटिवली बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे पॉलिनोमियल के कंपैरिजन में। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर हम पढ़ेंगे मॉडुलस फंक्शन, फिर हम एक साथ पढ़ेंगे मतलब समझ लो मॉडुलस फंक्शन फिर भी बड़ा है। फिर उसके बाद तीसरे लेक्चर में पढ़ेंगे सिग्नम, जीआईएफ और एफपीएफ, और उसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम ये चैप्टर है इसमें बेसिकली मेरे को एल्जेब्रा कंप्लीट करना था, तुम्हारा एल्जेब्रिक फंक्शंस जो थे वो कंप्लीट करने थे। ठीक, फिर हम एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन। ये हम एक चैप्टर में पढ़ेंगे, ये पूरा एक चैप्टर बन जाएगा तुम्हारा एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, उसके बाद फिर शुरू होगी तुम्हारी महान ट्रिग्नोमेट्री, जिसके बाद आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ये दोनों अलग अलग चैप्टर्स हैं। ठीक है, ये बहुत ही बड़े बड़े हैं। जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन था ना, पॉलिनोमियल फंक्शन उसके चाचा ताऊ बैठेंगे, ये बहुत ही बड़ा है। जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन बड़ा है, ऐसी सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ये भी दोनों बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, तो इनमें भी टाइम लगने वाला है अच्छा खासा। और ये मतलब ज्योमेट्रिकल कर्व्स जो है, ये शायद मैंने अभी देखा नहीं होगा, पर एक 5वीं क्लासिफिकेशन भी होती है ज्योमेट्रिकल कर्व्स। इसके अंदर तुम सब पढ़ते हो, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है ना, स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स और कोनिक सेक्शंस जितने भी होते हैं वो तुम्हें अभी नहीं पता होंगे। मतलब इस टाइप से, जैसे हाइपरबोला, मैंने बोला था ना पैराबोला पढ़ेंगे, इस टाइप से पैराबोला, टिल्टेड पैराबोला और हाइपरबोला। और ओवल पढ़ा था, ओवल बचपन में एलिप्स कहते हैं उसको एक्चुअल में। ठीक है, ये इस टाइप से सर्कल्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो ये सब कहाँ पढ़ते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो ये भी इसी टेबल से निकलता है सब कुछ। ये फ्लो चार्ट जो है ना, इसके अंदर तुम्हारा पूरा IIT JEE का सिलेबस है बेसिकली देखा जाए तो अभी तो हम लोगों ने सिर्फ पॉलिनोमियल फंक्शंस कंप्लीट किया है। अच्छा, अब मुझे एक और चीज़ बतानी थी कि इसी के साथ वो भी होते हैं हमारे टूल्स। तो एडवांस लेवल एप्लीकेशन, अगर तुम्हें इन सब सारे फंक्शंस की तुम्हें एडवांस लेवल एप्लीकेशन करनी है तो उसके लिए तुम्हें सीक्वेंस एंड सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, डिटर्मिनेंट्स, ये सब आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सीक्वेंस एंड सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, डिटर्मिनेंट्स। तो ये 3 टॉपिक्स जो हैं, ये जो 3 टॉपिक्स हैं, ये मैं कब कराऊंगा, जब मैं तुम्हें ये सारे फंक्शंस करा दूंगा ना, ये रेशनल है, रेशनल, पीस वाइज, मॉडुलर, सिग्नम, जीआईएफ, एफपीएफ, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, यहाँ तक जब मैं करा दूंगा, उसके बाद फिर हम लोग ये पढ़ेंगे लाइन से, बिल्कुल एकदम कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये पढ़ने के बाद फिर पता है तुमने एक और चीज़ का नाम सुन रखा होगा, अब तक तो सुन लिया होगा, कैलकुलस।
डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फिजिक्स में तुम्हारा दिमाग खराब कर रखा होगा इसने, मतलब ज़्यादा लोग कर देता है। तो ये जो है ना, ये कैलकुलस, ये कुछ नहीं है, ये इसी की दुनिया है। फंक्शंस जो होता है ना, फंक्शंस, इसी को अगर तुम्हें और डिटेल में ग्राफ और इधर उधर से मिला जुला के पढ़ना होता है ना, तो उसी की पूरी स्टडी को हम लोग कैलकुलस बोलते हैं। तो कैलकुलस में ये सब मैं तुम्हें फिर से रिवाइज कराऊंगा, ये जितने अभी हम पढ़ोगे ना रेशनल, सब ये सब कैलकुलस का पोर्शन है देखा जाए तो तुम समझ पा रहे होगे कि हमारी जो IIT JEE मैथमेटिक्स होता है, IIT JEE मैथमेटिक्स, उसका सिलेबस देखो जरा पहले तुम्हें पता चल जाएगा कि सब ये जो है सब ये इस टेबल का ही भरोसा है, जो है जो मैंने अभी फ्लो चार्ट बनवाया है। सबसे पहला अगर तुम कोई भी बुक खरीदते हो जो भी है, वैसे मैं सजेस्ट नहीं करता, तो वो तुम्हें बुक दे देगा एल्जेब्रा की, ठीक है। फिर तुम्हारे पास बुक मिलती है ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। फिर एक और बुक आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, ठीक है। अच्छा, फिर क्या आता है, फिर आता है तुम्हारे पास वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, ठीक। और वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, और एक होता है कैलकुलस। तो मैं तुम्हें बता दिया कि कैलकुलस जो है वो तो पूरा पूरा वही है जो हम लोगों ने देखा ना, फंक्शंस की जो हम लोगों ने अभी फ्लो चार्ट पढ़ा है, पूरा वो कैलकुलस ही है पूरा का पूरा। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो तो है ही पूरा, वो तो एक फंक्शन का टाइप है बल्कि, ज्योमेट्रिकल कर्व्स, ठीक है। तो समझ पा रहे हो कि ये भी हो गया, ये भी हो गया इसी के अंदर। अच्छा, अब जो एल्जेब्रा होता है ना, एल्जेब्रा, उसको अगर तुम कोई बुक खोलते हो एल्जेब्रा की, तो सबसे पहले दिया होता है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, ठीक है ना, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। फिर वो तुम्हें देगा इसके टाइप, जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, PNC, प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, डिटर्मिनेंट्स, मेट्रिसेस, ठीक है। और क्या होता है इसमें, और इसमें हाँ सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। और कुछ JEE मेंस के टॉपिक्स होते हैं, चुन्नू मुन्नू बकवास एकदम, बस ये होता था एल्जेब्रा की बुक में। तो इसमें थ्योरी ऑफ इक्वेशंस तुम कर रहे हैं इस वक्त, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम बात है, सीक्वेंस एंड सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम और डिटर्मिनेंट्स, ये तो इसके टूल्स ही हो गए। एक्चुअली में मेट्रिसेस जो है ना, वो भी एक तरीके से इसका टूल ही है, पर उसकी जरूरत इतनी पड़ती नहीं है, तो वो सबसे आखिरी में पढ़ाया जाता है। सिमिलरली जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो भी एक टूल है, वो भी एक टूल है, पर वो भी बिल्कुल हम आखिरी में पढ़ा देंगे कि उसकी जरूरत एज सच नहीं पड़ती है। तो इसलिए इन दोनों को हम क्या पढ़ाएंगे, बिल्कुल आखिरी में पढ़ाएंगे, पर ये है सब इसी का ही पार्ट, मतलब ये पॉलिनोमियल फंक्शन और इन सब चीज़ों का ही पार्ट है ये सब। अच्छा, PNC प्रोबेबिलिटी, ये एकदम ऐसा चैप्टर जो स्टैंड आउट है, ये अलग ही चीज़ है एकदम, PNC प्रोबेबिलिटी अलग ही दुनिया है, ठीक है। तो वो तो अलग ही पढ़ाएंगे, उसका इस फ्लोचार्ट से कोई लेने देना नहीं है, जो हमने फ्लोचार्ट पढ़ा है ना, इस फ्लोचार्ट से इसका कोई लेने देना नहीं है। बाकी इन दो PNC और प्रोबेबिलिटी को छोड़ के जितने भी चैप्टर एल्जेब्रा में आते हैं उन सबका लेना देना है इस फ्लोचार्ट से ही, ठीक है। वो ये जो एल्जेब्रा बनाया गया ना, तो हमारी जो बुक बनाई गई है एल्जेब्रा की, वो इसी फ्लोचार्ट को डिटेल में एडवांस लेवल एप्लीकेशन पढ़ने के लिए बनाई गई है, जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, डिटर्मिनेंट, ये सब उसी के ही एप्लीकेशन है। तो एल्जेब्रा भी तुम्हारा इसी के अंदर कवर हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी इसी के अंदर कवर हो गया, कैलकुलस इतना बड़ा ये भी इसके अंदर कवर हो गया। वेक्टर एंड 3D में कुछ नहीं करते हैं हम लोग, बस जो हमारा फंक्शन होता है ना उसी के अंदर एक तरह से मान लो उसका 3D देखते हैं, उसका 3D एनालॉग देखते हो तुम, पहली चीज़। और दूसरा उसके अंदर तुम डायरेक्शन दे देते हो। तो वो ऐसा है कि यार हाँ, इस फ्लो चार्ट से उसका कोई ऐसा कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं, मतलब तुम उसमें कुछ नहीं पढ़ोगे तुम, रेशनल इरेशनल फंक्शन तो उसमें नाम ही नहीं आएगा फंक्शन का, तो वो काइंड ऑफ एक चीज़ अलग ही है। तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एडवांस एप्लीकेशन है वो, इसलिए हम बोल देते हैं कि हाँ यार ये भी एक इस टेबल के अंदर माना जा सकता है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत ही एडवांस लेवल एप्लीकेशन है, वो 3D में उसको समझते हैं हर चीज़ को। और ट्रिग्नोमेट्री तो है ही अपना, ट्रिग्नोमेट्री तो इसके अंदर आई गया पूरा का पूरा। तो तुम्हें समझ में आया, पूरा IIT JEE का जो सिलेबस है, जो वो मोटा मोटा तौर पर इस टेबल से डिफाइन किया जा सकता है। चलो बहुत बोल दिया मैंने, अब हम लोग आ रहे हैं रेशनल और इरेशनल फंक्शन पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रेशनल और इरेशनल फंक्शन। ये है हमारा रेशनल फंक्शन। तो रेशनल फंक्शन क्या होता है, या एक फंक्शन जो है वो रेशनल तब होता है जब उसको कोई एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा हो। मतलब जैसे ये PX है और ये QX है, तो यहाँ पर PX और QX जो है ना वो पॉलिनोमियल्स हैं। तो अगर ऐसा तुम्हें कभी भी कोई फंक्शन दे दे fx = px/qx, तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, प्रोवाइडेड है यहाँ पर कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, यानी QX जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। क्यों नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसका रीज़न में लोग देख लेंगे कभी ना कभी, कि y1/0 जो होता है वो नॉट डिफाइंड है। वैसे ही बहुत लॉजिकल है, ठीक है। किसी ने मैं तुम्हें एक 4-5 मिनट की वीडियो बना के इसका पूरा बताऊंगा इसको अच्छे से। चलो खैर, अब इसके एग्जांपल देख लो यार, क्या है इसमें, सिंपल सी बात है क्या, यही सिंपल से ये क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, 1/x², 1/x⁴, ये सब क्या है, ये सब के सब रेशनल फंक्शन है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए तुमको, ठीक। तो आपको बोलेगा यार इस रेशनल फंक्शन जो होता है इसका डोमेन और रेंज बताना जरा मेरे को। तो डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन वो हर x ऑल आर लिख दे मैंने सीधे सीधे, आर मतलब होता है रियल नंबर, जितना जो डालना है वो डालते रहो, प्रोवाइडेड है, बस वो मत डालना जिसके लिए QX जो है वो जीरो हो जाए। तो वो सारी वैल्यूज को मैंने इसमें से हटा दिया, माइनस कर दिया उन सारी वैल्यूज को जिसके लिए QX जो है वो जीरो हो रहा है। अच्छा, तो जो रेंज है वो डिपेंड करता है PX क्या है QX क्या है, तो वो हम लोग अभी देखेंगे। तो सबसे पहली वैरायटी जो पढ़ाई जाती है वो होता है, पहले एक और बात सुन लो डिस्क्लेमर के साथ साथ, कि यहाँ पर ये जो रेशनल और इरेशनल फंक्शन और जितना भी बचा हुआ है ना, ये वाला पोर्शन कहाँ गया, ये जो है रेशनल, इरेशनल, पीस वाइज, ये सब चीज़ें जो है ना, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ये सब कुछ लोग हैं बहुत ज़्यादा ही डिटेल में पढ़ाते हैं। तो डिटेल इन द सेंस कि फालतू के क्वेश्चंस, तो इसमें मैं भी कराने वाला हूँ ये सब चीज़ें, क्योंकि वो कभी कभी वो IIT में पूछ रखा है, मतलब कभी कभी, मतलब बहुत पहले उसने पूछा है ये सब। तो तुम्हारा काम क्या होना चाहिए, तुम्हें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो सब चीज़ें तुम्हें समझ में आए, क्योंकि तुम IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम बेवकूफ़ नहीं हो सकते, मतलब ऑब्वियसली तो समझ में आनी चाहिए वो सारी चीज़ें। पर
अगर नहीं आ रही हैं तो हमें उसका समझ में आना चाहिए कि उसके फॉर्मूले क्या है और उन चीज़ों को अप्लाई कैसे करना है, मतलब बेसिक सब समझ में आना चाहिए, क्योंकि इनका सिर्फ बेसिक ही अप्लाई होता है। मतलब अगर तुम अभी रिसेंट पैटर्न देखोगे एडवांस का और मेंस का, जिसका भी देखना है उसका देख लो, दोनों में से किसी का भी देख लो, वो कभी भी अब इसमें ज़्यादा एडवांस लेवल नहीं पूछता, पहले पूछा करता था। मतलब IITs में जब 1978 1987 इस टाइप के जो टाइम चल रहे थे ना, उस टाइम पे वो GIA फिर रेशनल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहा था। पर अब उसने पूछना बंद कर दिया, वो पूछता ही नहीं है, वो बहुत ही सिंपल पूछता है और इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन कभी आता ही नहीं है। कोई बोलेगा अरे बेटा ये तो पूरा क्वेश्चन जो है वो एक्सपोनेंशियल का आ गया, या पूरा क्वेश्चन जो है वो सिग्नम का आ गया, या पूरा क्वेश्चन इरेशनल फंक्शन का, ऐसा होता ही नहीं, कभी नहीं होता ऐसा। वो हमेशा कहीं ना कहीं लगा के देता है उसको, तो लगा के देता है तो वो हमेशा सिंपल एप्लीकेशन होती है। तो इनको तुम्हें ऐसा समझना है कि मेरे को इनके सारे ग्राफ आने चाहिए, डोमेन आना चाहिए, रेंज आना चाहिए, बस। बाकी उसके अलावा जो क्वेश्चन की एप्लीकेशन है वो हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं हो रहा तो मैं रट लूंगा कि हाँ भैया यार इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, छुट्टी करो, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। चलो खैर, बहुत बात हो गई। अब सुनो, 1/x², 1/x की पावर 4, 1/x की पावर 6, इसको जनरल फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हो? 1/x की पावर इवन। अभी इवन को बोलते हैं ना 2n, यहाँ पे n क्या है? नेचुरल नंबर है, i प्लस लिख रखा है मैंने, नेचुरल नंबर बेसिकली। तो 1/x की पावर 2n का ग्राफ कैसा बनता है? ये जो तुम्हारे सामने बना हुआ है ना, इस टाइप का ग्राफ बनता है। कैसे? एक बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट का ग्राफ है ये, है ना, इस टाइप से। ये इन्फाइनाइट तक जा रहा है, यहाँ पे ट्रेंड कर रहा है बेसिकली, एसिम्प्टोट है इसके अंदर देखा जाए तो अब इसका तो अब ये मैंने कैसे बना लिया? तो ये यार सिंपल वैल्यू पुटिंग से है ना, x 1 डाल के देख ले, 2 डाल के देख ले, तो ऐसे ग्राफ बनेगा, रटना पड़ेगा इसको बेसिकली। चलो कोई नहीं, अब बताओ डोमेन क्या है इसका? डोमेन बोलो इसका डोमेन। अगर मैं देखूँ तो इसका डोमेन क्या है? हर नंबर इधर से इधर तक, इधर से इधर तक, बस जीरो पे ये डिफाइन नहीं है। क्यों नहीं है जीरो पे डिफाइन? क्योंकि यार जीरो होता ही ना ये 1/0 बन जाएगा। तो बस कुछ भी करना, कुछ भी कर लो तुम, बस r है इसका डोमेन, बस इसमें से जीरो हटा दो, बाकी सब बढ़िया। अब इसकी रेंज बोलो, तो रेंज इसकी हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि x², x की पावर 4, x की पावर 6 ये सब हमेशा पॉजिटिव देते हैं तुम्हें। तो 1/x², 1/x की पावर ये सब भी पॉजिटिव देंगे। तो पॉजिटिव देंगे यानी कि जीरो से तो हमेशा ऊपर ही रहना है इसका। पर तुम्हें दिख रहा होगा कि जीरो के बराबर भी नहीं होगा कभी भी, क्योंकि अगर कभी भी 1/x² जो है ये जीरो के बराबर हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मैं छूटते ही बोलूँगा x² = 1/0, तो ये तो नॉट डिफाइंड हो गया। तो ऐसा कोई भी x एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। देखो ये x² = 1/0, इसी के लिए तो ये जीरो हो रहा है। तो यानी कि ऐसा कोई x जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसके लिए ये जीरो हो जाए। तो इसलिए मैंने बोला इसकी रेंज होगी वो भी यही होगी, r-0। एक सेकंड, r-0 नहीं, सॉरी, r मतलब नेगेटिव थोड़ा हो सकती है, पॉजिटिव रहनी चाहिए। तो बोलेंगे 0 से इन्फिनाइट, सिंपल। और 0 पे क्लोज नहीं आएगा, ओपन आएगा। ठीक, वो समझा दिया मैंने क्यों ओपन आया, क्यों नहीं आया क्लोज। अच्छा, अब इसमें कोई एसिम्प्टोट दिख रही है तुमको? एसिम्प्टोट यानी कि जिस तरह तुम्हारा ग्राफ जो है वो टेंड कर रहा है, ये मैंने तुम्हें फंक्शन में समझाया था। ठीक है, तो अगर तुम देखो तो ये जो तुम्हारा ग्राफ है ये तुम्हारा y एक्सिस की तरफ ट्रेंड कर रहा है, और ये वाला जो ग्राफ है ये वाला, ये तुम्हारा y एक्सिस की तरफ कर रहा है, और ये वाला x एक्सिस की तरफ कर रहा है। तो इसमें दो एसिम्प्टोट्स हैं, x एंड y एक्सिस। इसमें कोई रूट है क्या? नो रूट्स, कोई रूट नहीं है इसमें। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे। इसका कंपैरिजन चाहो तो देख सकते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने दिखा दिया था। मैं यहाँ पे वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो, पर कोई भी जरूरत नहीं है इसकी। अच्छा, क्या ये बाउंडेड फंक्शन है? क्या ये बाउंडेड फंक्शन है? नो, ये बाउंडेड फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि नीचे से तो बाउंडेशन है, नीचे से तो बाउंडेशन है, पर ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। तो लोअर बाउंड तो इसका है क्या? 0, y = 0। ठीक है, पर नीचे तो कुछ भी नहीं है ना, मतलब नीचे तो ये इन्फाइनाइट तक जाएगा बेसिकली देखा जाए तो इसलिए बाउंडेड फंक्शन नहीं है ये। कंपैरिजन मैं कहूँगा याद मत रखो, काफ़ी बुकों में दिया हुआ होता है झांकियाँ दिखाने के लिए कि ऐसे कंपैरिजन करते हैं, वैसे करते हैं, पर कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। चलो दूसरे टाइप पे आ रहे हैं। तो दूसरा टाइप है 1/x, 1/x³ 1/x की पावर 5, 1/x की पावर 7। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, क्योंकि 1/x ग्राफ हमें पहले से आता है। क्या इस टाइप का ग्राफ होता है? वैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं कई लोग इसको, इस टाइप से करके। ठीक है ना, जो मैंने बना रखा है बड़े फेयर तरीके से। तो इसी टाइप का ग्राफ होता है 1/x³ का भी, यही होता है 1/x की पावर 5 का भी। चलो जल्दी से मुझे बता दो इसका डोमेन और रेंज बता दो जल्दी से। ठीक है, बस ऐसे ही तुम्हें याद होना चाहिए, बाकी और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। रेशनल और इरेशनल फंक्शन में जितना मैं बोल रहा हूँ उतना सुन लो मेरी बात। तो क्या ये अनबाउंडेड फंक्शन है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इधर भी इन्फाइनाइट पे जा रहा है, इधर भी इन्फाइनाइट पे जा रहा है। अच्छा, तो डोमेन क्या है इसका? तो मैं देख रहा हूँ जब मैंने इधर अपनी नजरें घुमाई तो ये इन्फाइनाइट तक जा रहा है, इधर भी नजरें देखो तो इधर भी इधर जा रहा है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? r-0 है ना, बस 0 के लिए तो डिफाइंड नहीं है ये। चलो ठीक है, डोमेन तो हो गया। रेंज क्या है इसकी? तो यार देखो, जो तुम्हारा x³ होता है ये x की पावर 5 होता है। अगर तुम बोलो -2 की पावर x का क्यूब, तो ये हो जाएगा -8, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो ये ऑड पावर्स होती है ना, ये नेगेटिव दे सकती हैं, ये नेगेटिव दे सकती हैं, बस 0 पे ये भी मर जाएंगी। तो अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी होगा r-0, छुट्टी। समझ गए? बिल्कुल समझ में आ गया क्या हो गया डोमेन और रेंज, और ग्राफ इसका ऐसा बनता है। बस इतना काफ़ी है। अच्छा, अब इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी बनती है, लीनियर अपॉन लीनियर। मतलब मान को इस तरह से लिख के दे दे तुमको x+2 / 3x - 2, बोले इसका रेंज बना, इसका ग्राफ बना, सब कुछ बना। तो वो सब हम सीखेंगे FOM2 में, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स 2, या फिर डोमेन, रेंज, इन सब की चीज़ें उसमें सीखेंगे सब कुछ। ठीक है, तो वहाँ पे मैं तुम्हें डिटेल में समझाऊंगा बिल्कुल कि ये क्या है, तो वहीं सीखेंगे यार, अभी कोई सीखने का सेंस नहीं बनता। अब ये देखो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जरा सा सिंपल सी बात है इसमें। क्या उसने बोला px/qx > 0।
ठीक है। और बोला है कि दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग कि पी एक्स इंटू क्यू एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो देखो सिंपल सी बात है, साइन की बात हो रही है यहाँ पे। तो एक बात बता, प्लस प्लस ये ग्रेटर देन जीरो होता है, माइनस माइनस अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो ये भी ग्रेटर देन जीरो होगा। तो एक बात बताओ, चाहे प्लस इंटू प्लस बोलो, चाहे प्लस डिवाइड बाय प्लस बोलो, अरे रहेगा तो ग्रेटर देन जीरो ही। सिमिलरली माइनस डिवाइड बाय माइनस ये भी ग्रेटर देन जीरो रहेगा। तो बस इतनी सी बात है। पी एक्स बाई क्यू एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ये बात एकदम सच है। मतलब इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसे लिखा हुआ है, मान लो कि पी एक्स इंटू क्यू एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। तो इसका क्या मतलब होगा, इसकी दो बातें बनेंगी, या तो पी एक्स ग्रेटर देन जीरो हो जाए और क्यू एक्स भी ग्रेटर देन जीरो हो जाए, या फिर पी एक्स जो है वो लेस देन जीरो हो जाए और क्यू एक्स जो है वो भी लेस देन जीरो हो जाए। ठीक है, आई होप तुम्हें ये बात समझ में आ रही है। और अगर ये आइडियोलॉजी तुम्हें समझ में आ गई मेरी तो फिर बात ही खत्म हो गई सारी। अब तुम्हें ये करने की जरूरत ही नहीं है, तो तुम सीधे सीधे ऐसे भी कर सकते हो। कैसे, इनको अगर तुम हटा दो तो तुम इसको सीधे सीधे समझ सकते हो। कैसे, मेरे को तो क्या दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है कि देख लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो का क्या मतलब होता है, क्या तो ये प्लस माइनस हो जाए या फिर ये माइनस प्लस हो जाए। तो यहाँ पे फिर से दो क्या बातें बनेंगी, या तो पी जो है पी एक्स जो है तुम्हारा वो माइनस हो जाए, या फिर पी एक्स जो है वो प्लस हो जाए। अगर पी एक्स माइनस हो गया तो क्यू एक्स को प्लस होना पड़ेगा, अगर पी एक्स प्लस हो गया तो क्यू एक्स को माइनस होना पड़ेगा, तभी तो इन दोनों का डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन जो है वो लेस देन जीरो आएगा। चलो बढ़िया। अब उसने बोला है पी एक्स बाई क्यू एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में क्या दिक्कत आ गई ना, कि कोई एक जीरो भी हो सकता है इसमें। मतलब अगर देखो पहला पॉइंट तो एक बात समझ में आनी चाहिए कि क्यू एक्स तुम कुछ भी कर लो इसको जीरो नहीं होने देना है, कुछ भी कर लो इसको जीरो होने नहीं देना है। तो ये एक कंडीशन होनी चाहिए तुम्हारी पहली। दूसरी हमें क्या समझ में आना चाहिए, सिंपल सी बात है, पी एक्स बाई क्यू एक्स जो है वो जीरो से बड़ा है। तो पी एक्स बाई क्यू एक्स जो है वो जीरो से बड़ा है, दैट मीन्स कि पी एक्स जो है वो भी पॉजिटिव है तो क्यू एक्स जो है वो भी पॉजिटिव है। और अगर पी एक्स जो है वो नेगेटिव है तो क्यू जो है वो भी नेगेटिव है। अब बोलेगा ये जीरो कब होगा, ये जीरो सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में जीरो होगा, जब पी एक्स जो है वो भी जीरो हो जाए। ठीक है, सिर्फ तब और सिर्फ तब ही ऐसा होगा कि वो ऐसा हो जाए कि वो जीरो हो जाए। फिलहाल अब बोला पी एक्स बाई क्यू एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, तो उसको भी तुम सिमिलर तरीके से सोच सकते हो। तो ये मैंने बस एक क्वालिटेटिव डिस्कशन करा दिया, इसका कोई नोट वोट बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब एक क्वालिटेटिव डिस्कशन हो गया कि अच्छा ऐसे समझा जाता है। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, ये रहा, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस इज द एंटायर नंबर लाइन। मतलब जब तुम इसका सॉल्यूशन निकालोगे ना तो एंटायर नंबर लाइन आ जाएगा, यानी कि पूरा बिलोंग्स टू आर, बेसिकली बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू आर इज द आंसर ऑफ दिस वन। तो तुम्हें ये उसके लिए तुम्हें ए की वैल्यू बतानी है। तो हमने बहुत सोचा क्या मतलब है क्या नहीं है, तो हमें एक बात समझ में आ गई इसको देख के। क्या देख के समझ में आ रहा है तुमको, ये तो ऐसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस टू। ठीक है, इस टू को अंदर लेकर आओ, है ना। ये मैंने तुम्हें पहले बताया था इनइक्वालिटी के अंदर कि कभी भी आर एच एस को खाली नहीं छोड़ना है ना, आर एच एस को जीरो रखना है हमेशा। तो माइनस टू लेस देन जीरो, तो इसमें भी ऐसे करेंगे, और जो ये है इसको भी ऐसे करेंगे इसमें भी। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस थ्री इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक, अब दोनों का एलसीएम ले लो। तो जब पहली वाली का एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस टू। अच्छा यहाँ पर ए नहीं था, ठीक है, यहाँ पर ए नहीं है, ठीक है बढ़िया। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन लेस देन जीरो। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस थ्री। डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो। चलो ठीक है, अब हमें काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि इतना हमारा हो गया। अब हम क्या करें, तो अब मुझसे बोला गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन क्या होता है, ज़रा इसकी नेचर चेक करें। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का अगर हम लोग डी निकालेंगे, डी 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 क्या आएगा इसका, वन माइनस फोर विच इज इक्वल्स टू माइनस थ्री, यानी कि डी जो है वो इसका लेस देन जीरो है। ठीक है, और जो इसका ए है यानी कि इसका जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो वन है, यानी ये जो बंदा ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और अगर ये हमेशा ये पॉजिटिव है तो ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये तो नीचे प्लस लिखा हुआ है बेसिकली, और ये क्या लिखा हुआ है, ये भी नीचे क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऊपर वाले बंदे को क्या होना पड़ेगा, ऊपर वाले बंदे को यहाँ इस वाले केस में क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, और इस वाले बंदे को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। सॉरी पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि माइनस प्लस लेस देन जीरो, प्लस प्लस ग्रेटर देन जीरो। तो बस अब मेरा काम हो गया। अब तो मेरे को दो क्वालिटी दिख रही है बड़ी सिंपल सी, क्या, एक दिख रही है ये वाली एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस टू एक्स प्लस फोर शुड बी लेस देन जीरो, पहली बात। और उसके लिए क्या बोलोगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस थ्री एक्स प्लस वन, इसको ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा। तो अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए ना, फिर तो और सिंपल बात हो गई। क्यों, क्योंकि अब तुम्हें क्या प्रूव करना है। अच्छा यहाँ पे एक फोर एक्स स्क्वायर भी था, इस यहाँ पे नहीं, यहाँ पे फोर एक्स स्क्वायर आ गया, तो फोर एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस थ्री एक्स। ठीक है, अब क्या करें,
यहाँ पे मैंने गलती कर दी, जब मैंने इसका एलसीएम लिया ना एक्स स्क्वायर माइनस 2 के साथ, तो माइनस 2x आएगा, तो नेगेटिव कॉमन लेकर के हमें यहाँ पे साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज करना पड़ेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। क्योंकि अगर ये ग्रेटर देन जीरो हो गया तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो अब दोनों को मेरे को क्या प्रूफ करना है, मेरे को दोनों को ये प्रूफ करना है कि दोनों ग्रेटर देन जीरो है। अब मुझे लॉजिकली बताओ, अगर तुम्हें किसी क्वाड्रेटिक को ग्रेटर देन जीरो प्रूफ करना है तो इसके लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो कर दो और इसका डिस्क्रिमिनेंट भी लेस देन जीरो कर दो। तो कर लो, दोनों का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा a+2 का होल स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 16। ठीक है, ये जो है ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, सॉरी लेस देन जीरो होना चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन जीरो। अच्छा, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, तो इसका भी डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, a-3 का होल स्क्वायर माइनस 4 शुड बी लेस देन जीरो। सही है ना। अच्छा, 4 इंटू 4 करोगे तो 16 हो जाएगा यहाँ पर भी। ठीक है, तो अब इसको अगर हमें ऐसे करना है तो हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा सिंपली a+2 माइनस 4 इंटू, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब यहाँ से a की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से a की वैल्यू आ रही है तुम्हारे पास -6 से 2, बिल्कुल। अच्छा, और यहाँ से तुम्हारे पास a की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से तुम्हारे पास a की वैल्यू आ रही है -1 से 7 तक, है ना। सिंपल ट्रिक से लिख दिया डायरेक्ट। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, अगर दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो इंटरसेक्शन ले लो। ये हो जाएगा -1, तो ये आ गया -1 से 2 तक। ठीक है, और यहाँ आ रहा है -1 से 7 तक, तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो गया, -1 से 2, सॉरी 1 से 2। ठीक है ना, तो सॉरी ये -1 ही है, तो -1 से 2 और यहाँ पे दोनों में ओपन आ गया। ठीक है, तो यही तुम्हारा आंसर हो गया। चलो बस हो गया रेशनल फंक्शन। बस इतना से था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए ज़्यादा कुछ काम इसमें हम करने नहीं वाले। इरेशनल फंक्शन स्टार्ट करना है अब, तो रेशनल फंक्शन हमारा हो गया। अब सोचो तुम्हें हंसी आनी चाहिए, पॉलिनोमियल फंक्शन करने में लग गए इतने सारे लेक्चर, और रेशनल फंक्शन जो है वो मुश्किल से 10-15 मिनट में हो गया। ठीक है, अब इरेशनल फंक्शन की बारी आई है, तो देखते हैं इसमें क्या है। कामया ये है इरेशनल फंक्शन। तो जो हमारे इरेशनल फंक्शन होते हैं ना, इरेशनल फंक्शन का कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, जो एल्जेब्रिक तुम्हारे फंक्शन होते हैं ना, सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते थे हमारे, उसमें डिग्री होती थी होल नंबर। इसमें क्या होती है कि होल नंबर नहीं होती है। जैसे मानो रूट एक्स मतलब ये क्या लिखा है, ये लिखा है x की पावर 1/3। ठीक है, ये और ये सेम है एक्चुअल में। और ये क्या लिखा है, x की 7th रूट यानी कि x की पावर 1/7। ये लिखा है 1/√x 1/x की पावर 1/3। फिर लिखा है रूट के अंदर 2x + 7, रूट के अंदर x² - 2x + 3। ये सब क्या है, ये सब इरेशनल फंक्शन है। ठीक है, ऐसा नहीं है सर रूट एक्स जो होता है वो ये इरेशनल होता है ना, ऐसा कुछ नहीं है। रूट एक्स का 4 है ना, रूट एक्स 3, ये सब इरेशनल है, सब कुछ इरेशनल है। ठीक है, तो अब इनको हम लोगों ने बहुत सारे टाइप्स में बांट रखा है, बहुत सारे तो नहीं, मतलब पहली टाइप है ये, फिर ये दूसरी टाइप है, और फिर ये तीसरी, और ये चौथी। फिर हम लोग समरी करेंगे, जैसे कि मैं सारे ग्राफ याद हो रहे हैं, रेशनल और इरेशनल के सारे ग्राफ देखेंगे कैसे हम लोग याद रख सकते हैं, क्या है क्या नहीं। फिर हम देखेंगे इनके इक्वेशंस और इन इक्वेशंस। ठीक है, और फिर हमारा इरेशनल फंक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहे हैं फिर। तो पहला वाला क्या है, पहला वाला हमारे पास क्या है, ये रहा x की पावर 1/2, x की पावर 1/4, x की पावर 1/6। तो इसको हम रख सकते हैं रूट एक्स, या फिर इसको बोलते हैं x की 4th रूट, x की 6th रूट, x की 8th रूट। ठीक है, तो इसको उसमें क्या रखोगे, x की पावर 1/2n। तो इसका रूल क्या है, क्या रूल है इसका, कि कभी भी अगर तुम देखे ना इवन है, यहाँ पे क्या है, ये x की पावर 1/even है, बेसिकली इवन। ठीक है ना, तो जब भी इवन हो जाए तो उसका रूल ये है कि इट टेक्स एंड गिव्स ओनली नॉन नेगेटिव। यानी कि वो बंदा अपने अंदर क्या लेता है और अपने बाहर क्या छोड़ता है, वो दोनों चीज़ें क्या लेता है, वो हमेशा पॉजिटिव ही लेगा, पॉजिटिव या फिर जीरो, कभी भी नेगेटिव नहीं लेगा। यानी -2 से उसको स्पेशली दुश्मनी है, ना तो वो इसको अपने अंदर लेता है, ना वो अपना आउटपुट कभी इसको ऐसे देता है। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया इसका, कि कभी भी अगर तुमने किसी पॉजिटिव के अंदर ऐसे लिख दिया, जैसे मैंने रूट-2, तो ये नॉट डिफाइंड है, ऐसे हम लिख ही नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते, कन्वेंशनली हम लोगों ने उस फंक्शन को डिफाइन ही ऐसी किया है, उस टाइम की नीड के हिसाब से। फिर रूट के अंदर -3 और उसकी पावर 8 कर रखी है, तो ये भी डिफाइंड नहीं है। ठीक है ना, ये हमारा का डिफाइंड नहीं है। हमने क्या करा, हमने इसके अंदर x की जगह -3 डाल दिया, तो ये डिफाइंड ही नहीं है। यहाँ पे जो x है ये सिर्फ और सिर्फ नॉन नेगेटिव हो सकता है। नॉन नेगेटिव में क्यों बोल रहा हूँ, मतलब या तो जीरो हो जाए या फिर पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकता, बस नेगेटिव से बहुत दुश्मनी है अपने को। तो फिर इसकी डोमेन और रेंज क्या बनेगी, ऑब्वियसली 0 से इन्फिनिट बनेगी, है ना। नेगेटिव तो हमने इंक्लूड ही नहीं किया, 0 इंक्लूड कर लिया हम लोगों ने, तो 0 से लेकर इन्फिनिट तक ये इसकी डोमेन और रेंज है, यही है इसकी डोमेन और रेंज। अब इसका ग्राफ जो बनता है ना, वो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, इस टाइप से इसका ग्राफ बनता है। ठीक है, तो रूट एक्स वाई को रूट एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है। कैसे बनाइए, वैल्यू पुटिंग से। ठीक है ना, तो उसमें डाल के देख लो तुम, 2 डालना 3 डालना, तो यही ग्राफ बनेगा। किस टाइप से, फटाफट से बनाया तो ऐसा कुछ, तो ऑब्वियसली इस टाइप से जाएगा, और ये इन्फिनिट तक जाता ही जाएगा, ये रुका नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना। अच्छा, ऐसे ही अगर तुम चाहो तो रूट एक्स का भी ऐसे ही बनता है, एक्स की 4th रूट का भी ऐसे बनता है, एक्स की 6th रूट का भी ऐसे ही बनता है, और वो ऐसे ही बनता रहेगा। सही है, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। अब इसको ट्रिक क्या है, इसकी याद कैसे रखें इसको, तो तुम्हें y = x² का ग्राफ तो याद होगा, क्या करते थे हम लोग,
ये करते थे। अब हमें पता है कि जो हमारा जो बंदा है, जो हमारा स्क्वायर रूट वाला बंदा है बेचारा प्यारा सा, जो हमारे पास ये जो होता है इवन रूट जब भी होती है यहाँ पर, तो वो हमेशा एक्स क्या लेती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही लेती है वो तो सिर्फ, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा, मैंने इस वाले बंदे को मिटा दिया यहाँ से, सिर्फ इतना अपने पास रहने दिया। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये अभी भी क्या लिखा हुआ है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहाँ पर मेरा जो एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। मैंने कहा ठीक है, अभी तक मेरे को अपनी बात समझ में आ रही है जो भी तू कर रहा है। अब मैंने क्या करा, मैंने बड़ा एक सही गेम खेल गया। मैंने बोला यहाँ पे एक लाइन बना वाई इक्वल टू एक्स की, उसने बना दी। क्या लाइन बनाई मैंने वाई इक्वल टू एक्स की एक लाइन बनाई, और मैंने बोला इसको मिरर मान ले, शीशा मान ले, शीशा, ये शीशा है तुम्हारे सामने, और इसको पलट के लिख दे, मतलब शीशा है तुम्हारे सामने, ये क्या, ये वाई इक्वल टू एक्स जो लाइन है वो बेसिकली शीशे की तरफ, इसको समझो, इसको हम लोगों ने शीशे की तरफ मान लिया। तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो रिफ्लेक्शन होगा शीशे की तरफ, वो कुछ ऐसे ही बनेगा इसकी तरह, है ना। तो वो जो रिफ्लेक्शन है वो है वाई इक्वल टू रूट एक्स। तो अगर तुमसे कोई एकदम से बोले वाई इक्वल टू रूट एक्स, या फिर वाई इक्वल टू इसका ग्राफ बना, एक्स 4 है यहाँ पे, तो क्या करोगे, पहले तो बनाओगे ये, फिर तुम बोलोगे ये ले ले, और फिर तुम पलट दोगे इसको, चेक, बस बन गया। तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका है ना, याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कोई बोलेगा एक्स की पावर 5 का ग्राफ, सॉरी एक्स की पावर 6 का ग्राफ क्या बनेगा, मतलब सॉरी एक्स की पावर 1/6 का ग्राफ क्या बनेगा, तो तुम बोलोगे एक्स की पावर 6 का ग्राफ बना, क्या होता है वो कुछ इस टाइप का ही बनेगा, है ना। एक्स की पावर 6 का ग्राफ भी ऐसी होता है, और उसको पलट के लिख दिया, तो पलट दिया इसको, बस हो गया, ये तुम्हारा ग्राफ एक्स की पावर 1/6 का। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो तुम अभी नहीं पढ़ पाओगे, वो उसका एक रीज़न होता है, इनवर्स फंक्शन एक चीज़ पढ़ते हैं हम लोग बहुत आगे जाके कैलकुलस में, उस वहाँ से तुम्हें रीज़न समझ में आता है कि एक्चुअल में ऐसा हो ही क्यों रहा है। तो क्या समझे तुम कि y इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/2n जो होता है वो मिरर होता है किसका, एक्स की पावर 2n का। तो इसको मैंने जनरलाइज किया, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, देख जो येलो वाले है ना वो एक्स स्क्वायर है, तो अगर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ऐसा होता है, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये बनेगा, ये 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फिर मैंने बोला y इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 का ग्राफ याद है, कंपैरिजन याद होगा तुमको कि ये क्या, ये कौन सा पॉइंट होता था, ये 1 होता था, 1 राइट है बिल्कुल, ठीक है। तो y इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 का क्या बनेगा, थोड़ा इधर से तो ऊपर बनेगा, इधर से ऊपर बन गया और इधर नीचे बन गया। तुम्हें ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस देखो और सुंदरता को देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, बस और कुछ नहीं है, मुझे तो तुम्हें फील दिलवानी थी बस। अब तुम सोच रहे हो सिर्फ तुमने इवन की बात क्यों करी, ऑड में तुम्हें क्या दिक्कत थी, मैंने ऑड में कोई दिक्कत नहीं है, अब ऑड पढ़ते हैं हम लोग। तो ऑड में क्या होगा, एक्स की पावर 1/3, एक्स की पावर 1/5, यानी कि समथिंग लाइक दिस, है ना, इस टाइप का कुछ पढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होगा, तो इसको हम लोग जनरल फॉर्मेट में ऐसे लिखते हैं, एक्स की पावर 1/ऑड, ठीक है। तो वैल्यू पुटिंग तो तुम करोगे ना इसके अंदर, तो इस टाइप से ग्राफ बनता है, ये कुछ ऐसे करके, ऐसे करके, ये ऐसे करके ऐसे, ठीक, और ये भी इनफाइनाइट है दोनों तरफ से। तो इसका मजेदार वाला आदमी, ये बिल्कुल एकदम चिल घूमता है, इसका क्या है, अंदर भी कुछ भी ले सकता है और छोड़ भी कुछ सकता है, यानी एनीथिंग, टेक एनीथिंग एंड गिव एनीथिंग। तो इसका डोमेन रेंज दोनों क्या होते हैं, आर होते हैं, वो तो मैं ग्राफ से भी समझ में आ रहा होगा कि डोमेन रेंज इसका दोनों आर होता है। तो -2 का क्यूब रूट ये डिफाइंड है, -2 का 7th रूट ये भी डिफाइंड है, -3 का 7th रूट डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, दोनों सही है एकदम, डरना मत इसको देख के। पर रूट -2 दिस इज रॉन्ग, ठीक है, -2 की पावर 102 ये भी रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि 102 क्या है, इवन है इसलिए। चलो ठीक है, अब तो समझ में आ गया, चलो डोमेन रेंज इसका आर होता है, बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा हमें। पर मैं क्या करूँ, इसका ग्राफ कैसे याद रखूँ मैं, तो ग्राफ याद रखने का बहुत सिंपल सा तरीका है, वही तो तुम सोच रहे होगे मे बी। तो अगर तुमको बोलते इसका ग्राफ बनाना है, तो पहले तुम एक्स क्यूब का ग्राफ बना लो। एक्स क्यूब का ग्राफ तो याद होगा, ये बना था एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसे करके, ठीक है। फिर से तुमने वही काम किया, वाई इक्वल्स टू एक्स लाइन खींची तुमने ऐसे करके, y इक्वल्स टू एक्स, ये है तुम्हारा y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, देखो मैंने बना भी रखा है, और इसको पलट दिया, तो इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये, और इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये, बस बन गया तुम्हारा ग्राफ। देखो देखो ये y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ठीक है ना, ये रहा तुम्हारा y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ये रहा y इक्वल्स टू एक्स, ये रहा y इक्वल्स टू रूट एक्स का क्यूब, ठीक है ना, बिल्कुल रूट एक्स का क्यूब नहीं, सॉरी एक्स का क्यूब रूट, ठीक है। तो तुम रेड वाला ग्राफ बड़े आराम से बना सकते हो। तो ऐसे तुम्हें इसको याद रखना है, आई होप तो समझ में आ गया तुम्हें कैसे याद रखना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, अब है देखो, अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया, हम लोगों ने रूट एक्स भी पढ़ लिया, हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया, इस टाइप का हम लोगों ने दोनों पढ़ लिए। अब इनका रेसिप्रोकल 1/√x या फिर 1/ इस टाइप से, तो अब इनको पढ़ते हैं। तो ये भी कोई ज़्यादा इनमें कोई महान आत्मा वाला काम नहीं है, बहुत सिंपल है, ये भी समझते हैं इनको भी। तो देखो पहले मैं, अगर तुम्हें 1/√x का ग्राफ आ गया तो बाकी आगे के तो सब आ ही जाएंगे। तो इनका क्या रूल है, इनका रूल सिंपल सा है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ऊपर वाले थे, इनका बस एक और नया कंडीशन जुड़ गया कि x जो है वो 0 नहीं हो सकता, और बाकी ये अंदर क्या लेते हैं, नॉन नेगेटिव। अब बाहर क्या छोड़ते हैं, नॉन नेगेटिव, क्योंकि हम लोगों ने अभी सिर्फ वो वाले लिए, इवन वाला केस लिया ना, इस वजह से। तो इनका ग्राफ कैसा बनेगा, इनका ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप से। आपको बोलेगा ये कहाँ से आ गया, मतलब कैसे याद रखा जाए, तो तुम्हें 1/x² का अगर तुम्हें ग्राफ याद आ रहा हो, 1/x² का क्या होता था, अभी देखा है, बिल्कुल इस टाइप से बनता है 1/x² का ग्राफ। तो 1/x² में से अब यहाँ तो x नेगेटिव हो गया, तो हमें बोला यार हमारा जो बंदा है वो तो सिर्फ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए जिंदा है, तो ये हटा दे इसमें से, तो ये जो बच गया यही तो ग्राफ बन गया तेरा। तो ये ट्रिक है इसको याद रखने की,
ठीक। अच्छा, आपको बोलेगा इसको, इसका वो वाला कैसे बनाओगे, ऑड वाला, जैसे 1/x का क्यूब रूट, इस टाइप से करके। तो अब इसका कैसे बनेगा, सिंपल, तुम्हें वो याद है ये किसका ग्राफ होता था, 1/x का ग्राफ होता था ये, तो बस यही ग्राफ बन जाता है इसका भी, सिंपल। चलो बढ़िया, फिर इतना हमें समझ में आ गया। तो अच्छा, इसका डोमेन और रेंज बोल दो यार, डोमेन और रेंज तुम्हें दिख ही रहा है साफ साफ, बस इसका डोमेन और रेंज सब सेम है। क्या है वो, आर में से 0 हटाते हैं बस, बाकी सब सही है, क्योंकि ऑड वाला तो जिंदा रहता है, ऑड वाला अपना मस्त आदमी है, उसको कोई दिक्कत नहीं, सब जो डालना है डालते रहे, जो निकालना है निकालते रहे, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताइए, इनके सबके ग्राफ बना के दिखाने तुमको, छोटे छोटे, जल्दी से बना सबके ग्राफ। पॉज करो वीडियो को, चाहो तो अभी ऊपर जितना पड़ा है उसको रिवाइज करो, और इन सबके ग्राफ बना के दिखाओ मेरे को। हाँ भाई, तो 1/x² का ग्राफ कैसा बनता है, 1/x² का ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है, ये ऐसे और ऐसे, ये टच नहीं करते, मतलब हाँ ऐसे जाते हैं इन्फिनिट तक। 1/x³ का ग्राफ कैसे बनता है, जस्ट लाइक 1/x, तो इस टाइप से कुछ बनता है, ऐसे और ऐसे, बहुत बढ़िया। अच्छा, वो y=√x, या मेरे को बस ये आता है y=x², तो इससे मैं क्या बना लूँगा, ये बस ये बनेगा इसका। अच्छा, y=√x का क्यूब, तो मेरे को तो यार ये आता है, x³ का आता है। अच्छा, इसी का रिफ्लेक्शन है तो बना लेना, ले बन गया। सही है, y=1/√x, तो इसका यार मेरे को तो ये आता है ऐसे करके। अच्छा, ये हटाना पड़ेगा क्या, तो बस ये हो गया छुट्टी, बढ़िया। अच्छा, और आ जाओ, ये क्या है, अरे ये तो ऐसा होता था ना, बस हो गया, चलो बढ़िया हो गया। अब हम लोग इसके रिलेटेड कुछ इक्वेशंस और इनइक्वेशंस देखने वाले हैं, और उसका हमारा इरेशनल फंक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आ भी जाते हैं, वो डिस्टेंस फॉर्मूले में बहुत यूज होते हैं, जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, उसमें भी बहुत काम में आता है। तो उसको हम आज ही मतलब बिल्कुल होता है ना, क्लियर एंड डेड करके कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, इसमें एक और अच्छा बनता है इनफाइनाइट वाली, वो मैं लिखना भूल गया यहाँ पे, तो वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे टाइप की तरह, इनफाइनाइट वाली, वो तुमने देखे भी होंगे, इस टाइप के होते हैं कुछ, 2 है ना, +2 प्लस रूट के अंदर 2, इस टाइप से करके होते हैं, तो वो अभी वो वाली वैरायटी भी लेंगे इसके अंदर। जो पहले ऊपर वाले को समझते हैं, सबसे पहला उसने मुझे बोल रखा है चेकिंग द डोमेन वाले, क्योंकि तुम देखो ये सब रूट वाले हैं, जितने भी मैंने तुम्हें 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, इन सब में रूट है, रूट के अंदर क्या होता है, रूट के अंदर जो भी आता है वो पॉजिटिव होता है। कभी भी तुमको लिख के दे देंगे ना √x, तो तुम देख के समझ जाना, अगर मैंने किसी ने बोल दिया y=√x, तो पहली बात तो y जो होगा वो हमेशा >= 0 हो गया, और x जो होगा वो भी >= 0 होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया अच्छे से एकदम। तो बस ये हम लोग यहाँ से पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से समझते हैं। अगर इसको डिफाइन होना है, पहले वाले बंदे को डिफाइन भी अगर होना है, तो 2x + 7 इसको > 0 होना पड़ेगा, एंड सिमिलरली x + 4 जो है इसको भी > 0 होना पड़ेगा, और दोनों को साथ साथ में होना पड़ेगा ऐसा। तो जरा करके देखते हैं इसको, 2x + 7 इज > 0, ऐसा कब होगा, x इज > -7/2 पे। ठीक है, अच्छा इसमें कब होगा, x इज > -4 पे। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, तो ये तो कुछ ऐसा हो गया ना। एक काम करो, बड़ा इंटरेस्टिंग काम करना है यहाँ पे, जो तुम्हें देखते लगेगा यार ये क्या की चीज़ हो गई। तो जब तुमने कोई भी नंबर लिया जो कि -7/2 से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 मैंने यहाँ पे -7/2 तुमने यहाँ पे डाल दिया। पता है -7/2 क्या होता है, -3.5 होता है। तो तुम ऐसे मानो 3.5 लिखोगे, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 का रूट। तो मुझे लगता है ये पॉजिटिव है, और तुम्हें बोल रखा है ये =0 है, तो इसका मतलब तो ये होगा कि इसके अंदर मैं -7/2 डाल ही नहीं सकता। खत्म हो गई बात सारी की सारी। अब किसी ने बोला चल सही है -4 डाल के देख लेते हैं, तो जैसे ही मैंने इसके अंदर -4 डाला, -4 + 4, तो ये तो 0 हो गया, खत्म मामला इसका तो। ठीक है, आज अगर मैंने इसके अंदर डाला तो 2 -4 + 7, तो ये क्या आ गया, ये तो गड़बड़ हो गई सारी। तो -4 भी नहीं डाल सकते इसके अंदर, तो क्या करा जाए फिर, तो गड़बड़ हो गई। मतलब फिर हमें इसका इंटरसेक्शन सोचना पड़ा। चलो इंटरसेक्शन देखते हैं एक बार, -7/2 इज लाइक -3.5 एंड दिस इज -4। ठीक है ना, तो इसका इंटरसेक्शन, वो बोल रहा है -3.5 से बड़ा होना चाहिए, ये बोला -4 से बड़ा होना चाहिए। तो किसने बोला इसका इंटरसेक्शन कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है, -3.5 से इनफाइनाइट में। अब -3.5 पे मैंने देख लिया कि तुम यहाँ पे क्लोज नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि उसके लिए हमारा डिफाइन मामला नहीं बैठ रहा है, तो हमने ओपन लगा दिया। को बोलेगा ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तुम्हारे कहा रुक जा भाई, रुको 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 रुको, लिख लो वहाँ पे, यहाँ पे लिख लेते हैं फिर से। तो मेरा अभी वैसे ऑफिशियली तुम्हारे पास आंसर क्या था, -3.5 कॉमा इनफाइनाइट। ठीक है, अगर तुम सिंपली करते तो तुम बोलते थे ना क्लोज होता है यहाँ पे, फिर तुम चेक करते, मतलब चेक करना बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पे। तो जब तुमने चेक करा, LHS को पहले चेक करते हैं, LHS क्या है, RHS तो सिंपल 0 है, तो LHS में हमेशा 0 आना चाहिए। पर -3.5 से कोई बड़ा नंबर सोचो, क्या आता है इससे बड़ा, मान लो 0 सोच लो, है ना, 0 सोचते हैं चलो। अगर तुमने 0 डाल दिया तो क्या आएगा, 0 डाल दिया आ जाएगा √7 + √4। क्या ये 0 के बराबर है क्या, नहीं बिल्कुल भी नहीं है।
तो मर गए हम लोग, क्योंकि LHS जो होगा ना तुम्हारा LHS वो हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, और RHS जो है RHS वो हमेशा जीरो होगा। मर गए फिर तो, खत्म हो गया मामला सारा का सारा। ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करने वाली, ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी जिसके लिए ऐसा हो जाए। कोई बोलेगा ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, मेरे को समझाओ। तो अगर तुम उसको हटा दो, अगर तुम इसको सोचते ही नहीं ना, तो तुम्हारे पास एक दिमाग होता ना, अगर थोड़ा बहुत भी दिमाग होता तो तुम पता कैसे लिखते, तुम इसको ऐसे लिखते रूट के अंदर 2x+7, जहाँ इसको इधर ले जाते तो क्या लिखते हैं -x+4। अब तुम मुझे लॉजिकली बताओ ऐसा कौन सा एक्स है, देख भाई ये क्या है, ये पूरे टाइम पॉजिटिव है, ठीक है, और ये जो वाला बंदा जो है ये भी पूरे टाइम पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, राइट, पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो क्या एक पॉजिटिव क्वांटिटी कभी नेगेटिव के बराबर हो सकती है क्या, कभी नहीं हो सकती, नो सॉल्यूशन, ऐसा कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जब ऐसा हो जाए कि पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव के इक्वल हो जाए। अब एक महान आदमी आया, उसने बोला ऐसा भी तो हो सकता है कि ये भी जीरो हो जाए और ये भी जीरो हो जाए, तब तुम बोल सकते हैं ना कि 0 = -0, यानी बेसिकली 0 = 0। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा मुझे एक भी ऐसी वैल्यू बता दे जिसके लिए दोनों के दोनों जीरो हो जाए, क्योंकि दोनों को साथ में जीरो होना पड़ेगा। तो ये जीरो कब हो रहा है, ये जीरो हो रहा है -7/2 पे, और ये जीरो कब हो रहा है, ये जीरो हो रहा है -4 पे। क्या ये दोनों इक्वल हैं क्या, नहीं है। समझ में आ गई बात, क्या बोला मैंने यहाँ पे कि दोनों कभी साथ में जीरो हो नहीं सकते, अगर जीरो नहीं हो सकते तो पॉजिटिव होंगे, और पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव कभी हो नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है। चलो ठीक है, बढ़िया, मज़ा आया। अच्छा तो अब इसको मिटा देते हैं, क्यों खाली फालतू में ये मेरे साथ ज्यादती करेगा। चलो कोई नहीं, अब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो यार ये तो बिल्कुल ही बकवास करी पड़ी है इसने, तो बिल्कुल ही ठेठ बकवास है। तो क्यों, रूट के अंदर x-4 इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव, और सामने क्या लिखा हुआ है -5। मजाक चल रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव को -5 के बराबर रहेगा, अगर तुम इसको जीरो भी ले लो तब भी -5 के बराबर कभी नहीं हो पाएगा। तो खत्म मामला, इसका भी क्या आंसर आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। दोनों क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या रहा है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा इसके नीचे देखते हैं और क्या लिखा हुआ है, और क्या है, और क्या है, और क्या, मजा आ रहा है ना। तो मतलब क्या है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, बस डोमेन में खेल जाना है अपन। तो इसका डोमेन बोलो, 6 - x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। इसका डोमेन क्या है, x - 8 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x जो होगा वो 8 से बड़ा होगा। और ये वाला बंदा क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है x जो होगा वो 6 से छोटा होगा। तो मुझे लग रहा है पागलबंदी चल रही है, क्योंकि ये 6 है और ये 8 है। ये वाला बंदा बोल रहा है कि 8 से बड़ा रहे, वो बोल रहा है नहीं बेटा तू 6 से छोटा रहे। तो बेचारा x क्या करेगा, x कहेगा मैं तो जा रहा हूँ, तुम लोग पागल हो गए हो। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, क्योंकि इनका कोई इंटरसेक्शन ही नहीं है। इनका इंटरसेक्शन क्या है, कोई इंटरसेक्शन नहीं है, नो इंटरसेक्शन, इनका इंटरसेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो बात खत्म, इसका भी नो सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। अच्छा और देखते हैं, अब तुम सोचोगे सभी का नो सॉल्यूशन आया पड़ा है, चल क्या रही है। तो हो सकता है इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। रिलेशनल फंक्शन में तो खासकर ऐसा होता है कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये सब IIT के क्वेश्चन हैं पुराने। अच्छा अब क्या, रूट के अंदर -2 - x = रूट के अंदर 5 दे रखा है और x - 7 है। तो अब हमें सोचना पड़ेगा, अब हमें क्या सोचना पड़ेगा। पहला पॉइंट तो एक बात समझो, ये कौन सी रूट लिखी हुई है, ये सिंपल स्क्वायर रूट लिखी हुई है। तो इसकी ये जो सिंपल स्क्वायर रूट होता है ये हमेशा या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है हमेशा। और ये क्या लिखा हुआ है, इसका आंसर तो कुछ भी आ सकता है ना। ये जो लिखा हुआ है ऐसे करके, इसका आंसर तो R होता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये जो है ये हमेशा, अगर इसको पॉजिटिव रहना है, मतलब पॉजिटिव इन द सेंस कि ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसको भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहना पड़ेगा। पहली बात तो ये। अब अंदर आते हैं, अंदर इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, x - 7। इसके साथ कोई कंडीशन है, कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि अंदर तुम कुछ भी डाल सकते हो। अगर तुम्हें याद आ रहा हो कि ऑड की रूट जब भी होता है तो उसके अंदर कुछ जो चाहे वो डाल सकते हैं। दिक्कत तो बस इन महाशय के साथ है, ये महाशय बोल रहे हैं -1 - x जो है इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। हाँ भी, तो अगर ऐसा हो गया कि x जो है वो -1 से छोटा है, तब मेरी बात बन जाएगी, है ना। तब मैं बोल सकता हूँ कि ये बंदा जो होगा, ये जो बंदा है ये डिफाइंड है बिल्कुल बड़े आराम से। पर यार उस किसके तो नहीं लगता है बड़ी गजब की चीज़ होने वाली है क्या, क्योंकि अगर तुम देखो तो मेरे पास क्या था, मेरे पास था -1 - x और ये लिखा हुआ था रूट के अंदर x - 7 5, ठीक है। तो ये बंदा जो है ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। पर अगर तुमने x > -1 इसके अंदर डाल दिया तो ये कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, अरे यार x > -1 है तो x - 7 और यहाँ हो जाएगा -8, ठीक है ना। तो क्या मतलब हो गया इसका, ये मतलब हो गया x - 7 जो ये हमेशा नेगेटिव है, ये चीज़ जो है ये हमेशा नेगेटिव है। और अगर ये नेगेटिव है तो इसका जो रूट होगा, 5th रूट जो होगा वो भी नेगेटिव होगा। तो ये जो RHS लिखा हुआ है, ये RHS तो हमेशा नेगेटिव है और LHS हमेशा पॉजिटिव है। तो क्या एक पॉजिटिव का भी नेगेटिव के बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, नो सॉल्यूशन, गया ये भी। चलो सही है। अब और क्वेश्चन देखते हैं, और क्या है हमारे पास। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग, मज़ा आता है इन क्वेश्चन को करने में, क्योंकि इसे डोमेन में ही खेलना होता है। तो ऐसा करते हैं, हम इसके डोमेन चेक करते हैं। तो इसके लिए तो सिंपल सी बात है, x > (0), ये इसका डोमेन होगा। और इसके लिए क्या डोमेन होना चाहिए, इसके लिए होगा x + 16 (< 0), है ना, यही होना चाहिए।
चलो ये बात तो समझ में आ रही कि ये होना चाहिए, तो इससे हमारे को समझ में आ रहा है कि एक्स इज ग्रेटर देन -16, कुछ इस टाइप से होना चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लूँ तो ये मेरा -16 है और ये मेरा 0 है। वो बोल रहा है -16 से आगे जा, वो बोल रहा है 0 से आगे जा, दोनों का इंटरसेक्शन क्या लोगे? दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन 0, राइट। पर अगर एक्स इज ग्रेटर देन 0 हो गया तो इसका क्या मतलब होगा? इसकी इस LHS की मिनिमम वैल्यू क्या होगी बताओ मेरे को। अगर देखो एक्स, अगर एक्स इक्वल टू 0 डाल दें, है ना, एक्स जो ये LHS है इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी? जब एक्स मिनिमम होगा, और एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या है? 0। तो 0 प्लस रूट के अंदर 0 प्लस 16, तो मुझे नहीं लगता इसका आंसर आ रहा है √16 विच इज इक्वल टू 4। तो भाई साहब ये जो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है ना एक्सप्रेशन LHS, जो LHS है LHS वो हमेशा या तो 4 से बड़ा है या 4 के बराबर है, और RHS क्या है तुम्हारा 3, तो तुम्हें लगता है कभी बराबर हो ही नहीं सकते, तो नहीं हो सकता। इसका अंदर क्या हो जाएगा? इसका आंसर नो सॉल्यूशन, ठीक। अच्छा अब देखते हैं ये वाला, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि देखने में लगता है पहली बार में कि गलत है या कुछ है जो भी है। पहले समझते हैं इस चीज़ को। उसने बोला है 7 के अंदर √x प्लस 8 के अंदर रूट के अंदर -x। अब कुछ लोग ना सीधे देख के बोल देते हैं कि रूट के अंदर -x तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा तब क्या करोगे? अगर x मान लो, अगर तुम -5 ले लो, x को अगर तुम -5 ले लो तो ये क्या हो जाएगा? -5 विच इज इक्वल्स टू √5। लो ये तो सही हो गया। तो अगर x नेगेटिव हो गया तो सही है, तो ऐसा एकदम से नहीं बोल सकते। पर हम ये बात पक्का बोल सकते हैं कि इसके लिए तुम क्या बोल सकते हो? इसका डोमेन क्या होगा? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इसका डोमेन क्या होगा? -x जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि x जो है वो नेगेटिव होना चाहिए बेसिकली। बढ़िया। अच्छा 15/x³, इसके साथ कोई दिक्कत ही नहीं है, बस इसके एक दिक्कत है कि x जो है वो 0 ना हो जाए, है ना, बाकी सब तो बढ़िया। तो क्या हो गया फिर? नेट क्या बना? नेट इन तीनों का इंटरसेक्शन। तीनों का इंटरसेक्शन अगर मैं बोलूँ तो 0 ही है सब कुछ जो है। ये वाला बंदा बोल रहा है कि 0 के आगे जा, ठीक है। ये वाला बंदा बोल रहा है 0 के पीछे जा, और ये बोल रहा है 0 भी नहीं होना चाहिए। तो मुझे बताइए तीनों कहाँ के कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? तीनों में से कोई भी कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। इनका डोमेन ही सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। अगर मैंने बोल दिया कि ये पॉजिटिव हो जा भाई, तू पॉजिटिव हो जा, तो ये बंदा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अगर तुमने बोल दिया कि इसको नेगेटिव होना है और तो फिर ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। कोई बोलेगा छोड़ो यार ऐसा करो दोनों को 0 ले लो, अगर तुमने इधर 0 डाल दिया तो फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो गड़बड़ है। मतलब ओवरऑल ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ये बन ही नहीं पाएगा ऐसा एक्सप्रेशन। चलो बढ़िया। अब नीचे देखो और क्या दे रखा है मेरे को। तो अब मेरे को जो दे रखा है वो कुछ ये दे रखा है रूट के अंदर x-3 माइनस रूट के अंदर x+9 इक्वल्स टू रूट के अंदर x-1। तो भाई डोमेन निकाल सकते हैं इनका, और क्या करेंगे? तो इसका डोमेन क्या आएगा? इसका आएगा x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ठीक है। इसका क्या आएगा? इसका आएगा x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -9। इसका आएगा x शुड बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया? -9, 1 और 3, है ना। वो बोल रहा है 3 से आ गया, वो बोल रहा है 1 के आ गया, वो बोल रहा है -1 के आ गया। ऑब्वियसली इनका इंटरसेक्शन क्या है? ये इनका इंटरसेक्शन है। तो फिलहाल ये आ गया कि x जो होना चाहिए वो 3 से बड़ा होना चाहिए। अगर x जो है वो 3 से बड़ा हो गया तो तुम्हारा ये क्या होगा? इसका क्या होगा? समथिंग लाइक दिस, ये है और तुम्हारे पास क्या है? x+9 है, राइट। तो अगर जो तुम्हारा x है वो 3 से बड़ा है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि x-3 जो होगा, मतलब रूट x-3 जो है और रूट के अंदर x+9 जो है, इनमें से कौन सा बड़ा होगा? जल्दी से बोल दे यार, कॉमन सेंस से बताना ये बड़ा होगा। यार कॉमन सेंस है क्योंकि x जो है वो 3 से बड़ा है, बेसिकली पॉजिटिव है। मतलब अगर मान लो फॉर एग्जांपल 4 ले लो तो 4 - 3 क्या होगा? 1 हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा? 4 + 9 हो जाएगा यहाँ, तो मतलब 13, √13। यहाँ प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है? डेफिनेटली ये इससे बड़ा होगा। अगर ये इससे बड़ा हो गया दैट मीन्स कि √x-3 यानी कि तुम्हारा जो LHS है बेसिकली ये नेगेटिव होगा। तुम्हारा जो LHS है वो नेगेटिव हो गया, और अगर तुम्हारा LHS नेगेटिव हो गया और तुम्हारा RHS क्या है? डेफिनेटली इट इज पॉजिटिव। RHS पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि रूट है, तो RHS तो पॉजिटिव हो गया, तो नेगेटिव पॉजिटिव बराबर हो नहीं सकते, तो इसका आंसर भी क्या हो गया? नो सॉल्यूशन। तो हम लोगों ने 7 क्वेश्चंस करे और सातों के 7 क्वेश्चन में डोमेन से ही काम बन गया हमारा। पर ऐसा थोड़ा ना कि सारे क्वेश्चन सिर्फ डोमेन से ही हो जाते होंगे। तो अब ये हमारी दूसरी वैरायटी आने वाली है जहाँ पे तुम्हारा डोमेन एकदम सही बैठता है, ठीक है। तो चेकिंग डोमेन वाले क्वेश्चन थे, हम लोगों ने 7 क्वेश्चन करे चेकिंग डोमेन वाले, ठीक है। अब अगर तुम ये वाला क्वेश्चन देखोगे, इसको मैं बोलता हूँ स्क्वायरिंग टाइप क्वेश्चंस। कौन से? स्क्वायरिंग टाइप क्वेश्चंस। इसमें तुम्हें स्क्वायर करना होता है, पर उसको करने से पहले हमें 2 चीज़ें याद रखनी है। पहला डोमेन। तो डोमेन क्या है? इस वाले का डोमेन देखो, सिंपल है यार, ये तो बहुत ही सिंपल है। x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बस इतनी सी बात है। बोलो इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। बस हाँ एक और चीज़ याद रखनी चाहिए यहाँ पे, ये क्या है? ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये क्या है? अगर ये पॉजिटिव है तो x-2 को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो अगर x-2 को पॉजिटिव होना है दैट मीन्स कि x कुछ इस टाइप से होना चाहिए। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लोगे तो तुम्हारे को समझ में आ जाएगा कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये कंडीशन होनी चाहिए। क्या ये कहीं पर कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है मेरे साथ? नहीं। तो मैं डोमेन से कुछ भी नहीं कह पाया, अब मैं फंस गया।